स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। आज प्रधानमंत्री सीरीज का ये हमारा सेकंड एपिसोड है और आज बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। आज आपको सब कुछ उनके बारे में पता चलने वाला है। शास्त्री जी जैसा व्यक्तित्व देश के आज तक के किसी प्रधानमंत्री का नहीं रहा है और ये आज आपको इस एपिसोड के मायने से पूरी तरह से समझ में आने वाला है। कैसे उनका जो टेन्योर था 19 महीने का वो किस तरह का रहा, कैसे उन्होंने फूड क्राइसिस को, देश की भारी फूड क्राइसिस को मैनेज किया, इसके साथ ही वाइट रिवॉल्यूशन से ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब कुछ आज आपको इसमें पता चलने वाला है कैसे शास्त्री जी ने ये चीज़ें की थी। 1965 वॉर, इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, उस बीच में क्या बड़े कदम उठाए थे और किस तरह से दो बड़े सीक्रेट ऑपरेशंस पाकिस्तान आर्मी के जो भारत के विरोध में वो करने वाले थे, भारत के ऊपर लॉन्च करने वाले थे, उन्हें विफल कर दिया था शास्त्री जी ने। और इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे अहम एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा डिसीजन लिया था उन्होंने जब सेना हमारी भारत की लाहौर तक पहुंचने वाली थी। वो लाहौर तक पहुंच चुकी थी, लाहौर पे हम कब्जा कर सकते थे उस समय। इस तरह के बड़े डिसीजन शास्त्री जी ने लिए अपने टेन्योर में। आज ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ में आपको बताएंगे कि कैसे उनकी एक आवाज़ पर, एक ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी एक आवाज़ पर देश का नागरिक भूखा रहने को तैयार था, सरहद पर खड़ा होकर अपने जान न्यौछावर करने के लिए तैयार था। तो इस तरह के एक प्रधानमंत्री थे शास्त्री जी। आज उनके बारे में सब कुछ आपको पता चलने वाला है और साथ ही साथ में आज आपको इस वीडियो के माध्यम से शास्त्री जी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आज तक आपने नहीं सुनी होंगी। इसी के साथ आपको बता दें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, आपका सपना इस एग्जाम को क्रैक करना है, IAS बनना, IPS बनना, तो यहाँ पर स्टडी IQ के पास आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे बैचेज हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स में हैं। एक बार जाके ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जानते हैं क्योंकि भली भांति कि आपको किन स्टडी मटेरियल की, किस तरह के फैकल्टीज़ की, किन चीज़ों की आवश्यकता है इस पूरी जर्नी में, आपकी इस प्रक्रिया में, और वो सब कुछ आपको स्टडी IQ यहाँ पे देता है, प्रदान करता है। एक बार जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने सारे कोर्सेज ज़रूर देखिएगा। आपको यहाँ पे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में वो सारे बैचेज मिल रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ये जो स्क्रीन पर आपको कोड दिख रहा है विजय लाइव, ये कोड लगाते हैं तो आपको बहुत भारी डिस्काउंट मिलता है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिस्काउंट मिलता है, आपका कोड है, ये आपको वहाँ पे लगाना है अपना कोर्स सिलेक्ट करके। आप यहाँ पे अपना बड़ा डिस्काउंट तो लेंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी के बारे में। दरअसल साल 1964 जनवरी के महीने में जब भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नेहरू को एक अटैक आया था, उसी समय, उसी महीने में एक ऐसे मिनिस्टर को नेहरू कैबिनेट में रीअपॉइंट किया गया था जिन्होंने बीते साल 1963 में कामराज प्लान के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया था, अपना पद छोड़ दिया था। ये नेता थे लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी को नेहरू कैबिनेट में दोबारा अपॉइंट किया गया जब नेहरू जी की तबीयत बिगड़ने लगी, और मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो इस पद पर के वो मिनिस्टर जिनके पास उस समय कोई विभाग नहीं था। यहाँ से लोग कयास लगाने लगे थे देश में, पार्लियामेंट के अंदर जो मिनिस्टर्स थे उनको भी ऐसा लगने लगा था कि अगले प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद कोई होने वाले हैं तो वो शास्त्री जी ही बनेंगे। लेकिन ये जो फैसला था ये कांग्रेस विधायक दल का होना था और इसके बाद कई बड़े और भी इस तरह के लीडर्स थे जिनके नाम वहाँ पे सामने थे। तो ये बात उस समय के लिए दब गई। लेकिन मई के महीने में, सेम उसी साल 1964 में मई के महीने में प्रधानमंत्री नेहरू जी की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो इसके बाद दिल्ली की जो सियासत थी वो गर्मा गई। उसके बाद में पार्लियामेंट के अंदर जो पूरी मशीनरी थी वो हलचल में आ गई। हुआ क्या कि 23 मई 1964 को यूनियन होम सेक्रेटरी वी विश्वनाथन, प्रेसिडेंट जो उस समय के थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके सेक्रेटरी सुबिमल दत्त से मिलते हैं। सुबिमल दत्त से इनका मिलना हुआ और विश्वनाथन ने सुबिमल दत्त को ये बताया कि नेहरू इज़ नॉट वेल, प्रधानमंत्री नेहरू की तबीयत बिगड़ रही है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये सुबिमल दत्त को, राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक संदेश था कि अब हमें PM नेहरू के अलावा दूसरा, अगर ये पद अगर वेकेंट होता है प्रधानमंत्री का देश के, तो हमें दूसरे किसी शख्स के बारे में, किसी नेता के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए। और 4 दिन बाद ही इसके, ये 23 मई की बात है और 4 दिन बाद ही 27 मई का वो दिन था, सुबह 6:30 बजे PM नेहरू को हार्ट अटैक आता है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 2 बजे करीबन PM नेहरू की डेथ हो जाती है। देश के पहले प्रधानमंत्री की यहाँ पे डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से। दोपहर के 2 बजे जब उनकी डेथ हुई, उस हॉस्पिटल के कमरे में PM नेहरू के साथ उस वक्त उस कमरे में उनकी बेटी इंदिरा गांधी थी, TT कृष्णमाचारी थे, गुलजारी लाल नंदा थे और लाल बहादुर शास्त्री उनके साथ में मौजूद थे। ये 4 लोग वहाँ पे उस कमरे में नेहरू के साथ में थे। अब PM का पद क्योंकि वेकेंट हुआ, इस बात की जानकारी राष्ट्रपति राधाकृष्णन को दी गई।
राधाकृष्णन बहुत ज़्यादा शोक में चले गए एक तरह से उनके, क्योंकि नेहरू जो थे वो सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थे, वो उनके काफ़ी घनिष्ठ मित्र भी थे और साथ ही साथ में एक थॉट फ्रेंड थे, मतलब एक वो विचारक थे उनके साथ के। वो लोग साथ में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था, तो एक थॉट पार्टनर भी थे वो उनके। अब यहाँ से जो राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे उन्होंने ये फैसला किया जल्द से जल्द कि कैबिनेट के जो दूसरे सबसे वरिष्ठ नेता हैं, जो दूसरे सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं गुलजारीलाल नंदा, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो गुलजारीलाल नंदा को ये शपथ दिलाएंगे और साथ ही साथ में ये बात भी उन्होंने यहाँ से जाहिर कर दी थी। ये संदेश जब उन्होंने गुलजारीलाल नंदा को दिया तो उन्होंने ये जाहिर कर दिया था कि आपको पीएम बनाया जा रहा है, एक एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और ये बात क्लियर कर दी कि ये एक अंतरिम व्यवस्था है और कांग्रेस विधायक दल जो अपना नेता चुन लेगा उसके साथ ही ये व्यवस्था जो है वो समाप्त हो जाएगी, आपका टेन्योर एज अ पीएम, एज अ एक्टिंग पीएम खत्म हो जाएगा। ये बताते हुए यहाँ पे नंदा को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। नंदा एक बहुत ही सामान्य कहा जाए व्यक्तित्व के शख्स थे, लेकिन बहुत ही बड़े नेता। 5 बार करीबन सांसद रहे अपने करियर में, राजनीतिक करियर में। 3 बार गुजरात के साबरकांठा से, 2 बार हरियाणा के कैथल से। कुरुक्षेत्र की काया पलट करने के लिए नंदा को माना जाता है कि उन्होंने ही कुरुक्षेत्र की काया पलट की थी। और वो इस तरह के एक स्वभाव के इंसान थे, इतने सिंपल व्यक्तित्व के इंसान थे कि बताते हैं कि जब 15 जनवरी 1998 में जब उनका निधन हुआ था अहमदाबाद में, तो उनके परिवार ने सिर्फ एक बैग के अंदर उनका पूरा जो सामान था नंदा का, गुलजारीलाल नंदा का, उसको रख लिया था। उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी उनकी मौत के समय। तो ये एक इस तरह के नेता थे और अपने परिवार को कभी भी उन्होंने अपनी ऑफिशियल व्हीकल का यूज़ नहीं करने दिया, कभी भी कोई सरकारी सुख सुविधाएं अपने परिवार को नहीं लेने दी, और बहुत ही सामान्य और सिंपल व्यक्तित्व के इंसान थे। इस तरह के नेता हमारे देश में हुआ करते थे। लेकिन खैर, गुलजारीलाल नंदा को यहाँ पे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ये बात सभी इस समय तक जानते थे कि नेहरू के अगर कोई सबसे क्रेडिबल उत्तराधिकारी हैं, या ये माना जाए कि जिन्हें नेहरू ने खुद अपना उत्तराधिकारी चुना था एक तरह से, तो वो शास्त्री जी हैं। लेकिन शास्त्री जी के नाम पर कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे बड़े नेता थे जो उस समय पर हामी नहीं भर रहे थे, वो उससे नाखुश थे उनके नाम से। कांग्रेस के कई बड़े नेता यहाँ पे शास्त्री जी के नाम से नाखुश थे, मंजूर नहीं थे। 30 जनवरी 1964 का दिन था जब शास्त्री जी इंदिरा गांधी से मिलते हैं। इंदिरा गांधी से मिले और इंदिरा गांधी को कहते हैं, जो उनके लफ्ज़ थे जो उन्होंने कहा था कि अब आपको ये मुल्क संभालना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको अब ये मुल्क संभालना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस समय उस कंडीशन में नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मैं ये सोच भी नहीं सकती पीएम बनने का इस समय पर। प्रधानमंत्री बनने के लिए मोरारजी देसाई का भी उस समय नाम आगे था, वो भी थे, वो इस तरह के कई और बड़े कांग्रेस के लीडर्स थे। लेकिन जब ये मंथन चल ही रहा था कांग्रेस के अंदर, इसी बीच के कामराज का आना होता है। और के कामराज एक बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी, उस समय पे कांग्रेस अध्यक्ष भी थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कांग्रेस के, साथ ही साथ में सीएम भी रह चुके थे मद्रास के। उन्होंने 1 जून 1964 को, 1 जून को 150 मेंबर्स से, पूरे पार्लियामेंट के जो कांग्रेस के उस समय मेंबर्स हुआ करते थे, उनसे इंडिविजुअली सबसे कंसल्ट किया। सीनियर मेंबर्स को, सीनियर लीडर्स के साथ में कंसल्ट किया, जो राष्ट्रपति राधाकृष्णन थे उनके साथ में कंसल्ट किया, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स के साथ में बातचीत की। और इसी के बाद अगले ही दिन उन्होंने 2 जून को वो दिन था जब उन्होंने शास्त्री जी का जो नाम था उसको डिक्लेयर किया, उसको ऐलान किया कि ये शास्त्री जी जो हैं वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के नए लीडर हैं और इसी के साथ उनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और डेट डिसाइड की जाती है 9 जून 1964। 9 जून 1964 को शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पदभार ग्रहण किया। शास्त्री जी के चुनाव से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि नाखुश थे। उन्हें ये लगता था कि पीएम बनने के लिए शास्त्री जी एक कमज़ोर व्यक्ति हैं और साथ ही साथ में उनको ये लगता था कि ये 5 फुट 2 इंच के शास्त्री जी, जिनका वज़न करीबन 50 किलो था, जो धोती कुर्ता पहनते थे सफ़ेद कलर का, इन्हें जो बाकी नेता थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर आंक रहे थे। लेकिन के कामराज और राष्ट्रपति राधाकृष्णन ये बखूबी जानते थे कि शास्त्री जी की शख्सियत आखिर है क्या। वो तब से उन्हें जानते थे कि जब आज़ादी के बाद शास्त्री जी यूपी के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए, इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं। इसी के साथ में जब यूपी में पहले सीएम बने गोविंद वल्लभ पंत, तो उनकी कैबिनेट के अंदर ट्रांसपोर्ट और पुलिस मिनिस्टर बनाया गया शास्त्री जी को। इसी के साथ कांग्रेस का जब 1952 में जब पहला चुनाव जब हुआ था, तो कांग्रेस की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान था, जिसके बाद उन्हें नेहरू कैबिनेट में जगह मिली थी। उन्हें मिनिस्टर ऑफ
रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट बनाया गया था। ये सारी चीज़ें शास्त्री जी को मिल चुकी थी। और उनका अगर जो टेन्योर जो उनके एज अ मिनिस्टर रहे उसकी बात करें तो एज अ पुलिस मिनिस्टर शास्त्री जी ने ये किया था कि जो आज आप देखते हैं कि लाठी की जगह उन्होंने ये प्रपोज किया था, उन्होंने इसको एक तरह से इंस्ट्रक्ट किया था पुलिस डिपार्टमेंट को कि लाठी की जगह आप वाटर कैनन्स का जो वाटर जेट्स हैं उनका यूज़ करिए लोगों के ऊपर। अगर आपको ज़रूरत पड़ती है लाठी का यूज़ करने के लिए तो आप लाठी यूज़ मत करिए, वाटर जेट्स को यूज़ करिए। एज अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर उनका जो काम था, जो उन्होंने एक प्रोविज़न बना दिया था, वो ये था कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में वुमेन कंडक्टर्स, उत्तर प्रदेश की जो रोडवेज़ की, स्टेट रोडवेज़ की जो बसेस थी उसमें महिला कंडक्टरों की जो नियुक्ति थी उसको आगे बढ़ाया था। उन्होंने जेंडर एम्पावरमेंट को उस समय पर ये किया था। साल 1961 में होम मिनिस्टर भी बनाए गए, गृह मंत्री भी बने थे। इसी के साथ हमेशा शास्त्री जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सटीक, एकदम परख कर बोलने वाले और बहुत ही फोकस्ड नेता रहे थे। 9 जून 1964 जो आज का दिन था, जब जिस दिन आप एक तरह से कहेंगे कि जब उन्होंने अपना पदभार एज अ पीएम ग्रहण किया है, तो 9 जून 1964 का जो वो दिन था जब पार्लियामेंट हाउस के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में शास्त्री जी जो हैं वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। और इसके बाद जो बाकी नेता थे उनको अपना धन्यवाद भाषण देना शुरू करते हैं। कुछ ही मिनट पहले उन्होंने स्पीच अपनी तैयार की थी। जब वो भाषण देना शुरू करते हैं तो इस बीच जब वो नेहरू जी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी को हुए लॉस की बात करने पर आते हैं, तो व्यक्तित्व के इस तरह के थे कि बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और भावुक होने की वजह से कुछ देर तक उनका जो भाषण था वो रोक भी दिया गया। लेकिन ये वो पल था जब मुगल सराय में एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके पास एक तरह से कहा जाए कि चिलचिलाती धूप में जो नंगे पांव स्कूल जाता था क्योंकि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं थे, नाव पकड़ने के, नाव लेने के पैसे नहीं थे, नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो अपने सर पर अपने कपड़े, अपनी पुस्तकें ये लाद कर गंगा नदी पार करके स्कूल जाते थे। ऐसे एक व्यक्ति आज देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। अब शास्त्री जी के सामने प्रधानमंत्री बनने के बाद में ऐसी सिचुएशन थी देश की जहाँ पे कुछ बहुत बड़ी समस्याएं उभर रही थी। पहला, हमारा बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर देश का, उसके बाद में देश की गिरती इकोनॉमी, दिन पर दिन जो इकोनॉमी गिर रही थी, बढ़ती पॉपुलेशन और ख़राब मॉनसून के चलते जो फूड प्रोडक्शन की क्वालिटी और फूड प्रोडक्शन में जो दिक्कतें आ रही थी कि फूड प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा था भारत में। फूड को हमें मैसिव इम्पोर्ट हम कर रहे थे बाहर से, भारी देशों पर हम डिपेंडेंट थे खाने के लिए, ये चीज़ें थी। और इसी के साथ में जो हमारी भारतीय फौज थी, जो हमारी ताकत थी, उसकी जो स्थिति थी और जो मनोबल था वो भी बहुत ज़्यादा गिर चुका था। उसकी स्थिति को भी ठीक करना उनके लिए चैलेंज था, क्योंकि 1962 में जो चाइना के साथ हमारी आर्मी, भारत जो था वो वॉर जो हारा था, उसके बाद वो स्थिति काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो उसको भी शास्त्री जी बढ़ाना चाहते थे। और साथ ही साथ में इस समय भारत की जो फॉरेन पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही थी, ठीक नहीं चल रही थी। एक तरह से कहा जाता है कि उस समय भारत का पूरी दुनिया भर में कोई सच्चा मित्र ही नहीं था। तो ये भी चीज़ें सामने आती हैं। वर्ल्ड अफेयर्स की बात करें तो बताते हैं कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच कहीं भारत उलझ कर रह गया था। सोवियत यूनियन के साथ पाकिस्तान अपनी मित्रता जो थी वो बढ़ा रहा था, लेकिन सोवियत ने भारत को ये एक तरह से आश्वासन दिया था कि ये चीज़ जो पाकिस्तान के साथ वो अपनी मित्रता बढ़ा रहा है, ये भारत और सोवियत की जो एक तरह से मित्रता है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके उसकी कीमत पर नहीं किया जाएगा। लेकिन राजनीतिक हलकों में ये बातचीत होने लगी थी कि सोवियत यूनियन के साथ जो भारत की जो मित्रता थी वो स्थायी रूप से एक तरह से उसमें दरार आ चुकी है। इस बीच पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत की तुलना में वैश्विक स्तर पर जो अपने पश्चिमी गठबंधन थे, जो उसके वेस्ट के साथ में अपने अलायंसेस थे, उसके बहुत ज़्यादा करीब था और भारत से कई ज़्यादा आगे था उस चीज़ में। इस समय एज अ होम मिनिस्टर, जब शास्त्री जी होम मिनिस्टर थे तब वो ये देख चुके थे कि वो जब नेपाल गए थे भारत से, तो उन्होंने नेपाल की अपनी उस विजिट में इंडो नेपालीज जो रिलेशंस थे उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था। और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो ये चाहते थे कि दुनिया भर के अलग अलग जो हमारे एक तो पड़ोसी हैं, जो हमारे बाकी मुल्क हैं, जो देश हैं, उनके साथ में हम अपने संबंध अच्छे बनाएं। उनका यही था मानना कि हमें श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और बर्मा के साथ में अच्छे संबंध बनाने चाहिए। उनका ये एक तरह से व्यू पॉइंट था कि क्योंकि हम साउथ एशियन रीजन की सबसे बड़ी कंट्री है, एक तरह से एक बहुत ही बड़ी कंट्री, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, तो लार्जेस्ट कंट्री है, तो हमें अपने जो छोटे जो हमारे नेबर्स हैं आसपास के,
उनके साथ में अलायंस करना, उनके साथ में अलाय करना चाहिए, उनको साथ में लाके अपने रिलेशंस जो हैं उनको मजबूत करना चाहिए यहाँ पे। और उनका ये भी मानना था कि यूएसएसआर के साथ में भी हम अपने रिलेशंस अच्छे रखें और बॉन्ड जो है हमारा वो यूएसए, जापान, रशिया और यूरोप के साथ में भी अच्छा रहे, ब्रिटेन के साथ में भी अच्छा रहे। तो ये शास्त्री जी का पॉलिसी थी, इसी के तहत उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। अब शास्त्री जी को क्योंकि अपनी कैबिनेट के बारे में भी सोचना था, कैबिनेट के लिए उन्होंने कुछ अब क्रिटिकल डिसीजंस लेना शुरू किए। किस तरह के क्रिटिकल डिसीजन थे कि पहला तो था इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को वो कंसीडर कर रहे थे कि ये मेरी कैबिनेट में आनी ही चाहिए। उनका ये था कि इनको कैबिनेट में लाना ज़रूरी है, उनको इंक्लूड करना ज़रूरी है। इंदिरा गांधी के पास जब उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि आप कैबिनेट में आइए, एक पद लीजिए, इंदिरा गांधी ने इसको एग्री किया इस पर, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई मुझे एक लाइट पोर्टफोलियो दीजिएगा, कोई ऐसी मिनिस्ट्री दीजिएगा जो लाइट पोर्टफोलियो जिसको कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग यहाँ पे इंदिरा गांधी को दी जाती है, इंदिरा गांधी इस पर एग्री करती हैं, शास्त्री जी इस पर एग्री करते हैं। अगला इसके बाद शास्त्री जी के सामने था जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत थे और बहुत ही बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई। शास्त्री जी ये चाहते थे कि मोरारजी देसाई उनकी कैबिनेट को ज्वाइन करें, लेकिन यहाँ पे समस्या एक फंस गई रैंकिंग को लेकर। रैंक की समस्या इस तरह से फंसी कि देसाई ये चाहते थे, जो मोरारजी देसाई थे, कि उनको नंबर 2 पोजीशन मिले, मतलब नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, उनको दूसरी पोजीशन मिलनी चाहिए कैबिनेट में। लेकिन गुलजारीलाल नंदा जो थे वो भी इस पोजीशन के लिए क्लेम कर रहे थे। गुलजारीलाल नंदा इस तरह से क्लेम कर रहे थे कि वो नेहरू कैबिनेट में भी सेकंड पोजीशन के नेता थे, इसके साथ ही देश के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। और इसी के साथ नंदा थे, उनके क्लेम को यहाँ से इंदिरा गांधी भी उसको सपोर्ट कर रही थी, और इसके बाद जो लेफ्ट विंग थी कांग्रेस पार्टी की, वो भी उनके क्लेम को यहाँ पे एक तरह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। और के कामराज जो इतने बड़े नेता थे वो भी इसी वे में बात कर रहे थे, वो भी यही सोच रहे थे कि सेकंड पोजीशन वो गुलजारीलाल नंदा को देनी चाहिए। इसी थॉट के साथ में देसाई के साथ में शास्त्री जी ने मुलाकात की और शास्त्री जी ने ये उन्हें प्रपोज किया कि आप 3rd नंबर की पोजीशन ले लीजिए, तीसरी पोजीशन कैबिनेट में ले लीजिए। 1 घंटे करीबन बातचीत चली देसाई की और शास्त्री जी की, लेकिन इसके बाद मोरारजी देसाई ने ये ऑफर लेने से मना कर दिया और कैबिनेट से खुद को दूर रखा। थर्ड, इसके बाद अब जो क्रूशियल डिसीजन था शास्त्री जी के दिमाग में जो चल रहा था वो ये था कि क्योंकि उन्हें उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन के फूड, हमारी जो क्राइसिस थी वो खड़ी हुई थी, वो ये चाहते थे कि भारत का फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर एक बहुत ही टैलेंटेड, एक बहुत ही स्मार्ट कोई मिनिस्टर होना चाहिए जो कि अलग अलग मेजर्स इम्प्लीमेंट करके फूड की जो प्रोडक्शन है उसको भारत के अंदर बढ़ा सके, जिससे हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। इसके लिए शास्त्री जी ने उस समय डिसाइड किया कि सबसे ज़्यादा सही जो व्यक्ति होंगे इसके लिए वो होंगे सी सुब्रमण्यम। सी सुब्रमण्यम उस समय स्टील डिपार्टमेंट में थे उसके पहले। यहाँ पे शास्त्री जी जब उनके पास में गए तो शास्त्री जी एक तरह से कहा जाए कि अपना प्रोटोकॉल तोड़कर एक प्रधानमंत्री एक मिनिस्टर के घर पे उस तरह से गए थे उनको प्रपोज करने के लिए, उनको एक अपना ये देने के लिए कि आप हमारी कैबिनेट में आइए, कैबिनेट ज्वाइन करिए। सुब्रमण्यम के घर पे जब शास्त्री जी पहुँचते हैं तो यहाँ से उन्होंने कहा कि आप मेरी कैबिनेट में आइए, मुझे ज्वाइन करिए। लेकिन सुब्रमण्यम ने ये कहा कि मैं अपनी प्रेजेंट कैबिनेट के साथ में, मैं अपनी प्रेजेंट पोर्टफोलियो के साथ में, डिपार्टमेंट के साथ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय मैं कई स्टील प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा हूँ, हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, स्टील प्लांट्स को रिओर्गनाइज करने के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन रात को जब शास्त्री जी ने एक बार दोबारा फ़ोन किया, लंबी बातचीत चली, इसके बाद शास्त्री जी ने सी सुब्रमण्यम को अपनी कैबिनेट में शामिल होने के लिए, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाने के लिए मना लिया। इसके बाद अगला टास्क था शास्त्री जी के लिए देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ये जो पद था ये नेहरू कैबिनेट में नेहरू जी खुद इस पद को अपने पास में रखते थे। शास्त्री जी ने भी यही सोचा कि पहले ये इस पद को अपने पास में रखेंगे, इसके बाद उन्होंने सरदार स्वर्ण सिंह को ये पद ऑफर किया। ये अब यहाँ पे इनकी कैबिनेट की बात हुई। इस बीच शास्त्री जी के साथ कुछ ऐसा हुआ था लेकिन कि जिसको राजनीतिक हलकों में भेदभाव कहा गया है। अब ये क्या चीज़ थी ये अब हम आपको बताते हैं। दरअसल उस समय प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेसिडेंस होता था, निवास स्थान होता था 3 मूर्ति भवन। नए प्रधानमंत्री को भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो इस रेसिडेंस में शिफ्ट होना चाहिए था, लेकिन पीएम नेहरू की डेथ के बाद में उनके क्लोज रिलेटिव्स ने, उनकी बहन कृष्णा ने ये इस तरह की एक अर्जी लगाई थी, एक विश किया था, एक अपनी रिक्वेस्ट की थी पीएम शास्त्री जी से। उनको ये लेटर भी लिख के दिया था कि ये जो नेहरू जी का 3 मूर्ति भवन था, पीएम का रेसिडेंस था, उसको नेहरू जी के लिए डेडिकेट कर दिया जाए टोटली, जिसमें उनकी लाइब्रेरी एक तरह से उनके लिए म्यूजियम हो। और इसके साथ ही शास्त्री जी ने ये जो प्रपोजल था इसको एक्सेप्ट कर लिया। जब उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट किया कि प्रधानमंत्री निवास को टोटली नेहरू जी को डेडिकेटेड कर दिया गया है, उनके म्यूजियम, उनके लाइब्रेरी उसमें बनाई जाएगी, तो शास्त्री जी को कई लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया। क्रिटिसाइज़ इसलिए किया कि शास्त्री जी
एक दूसरी जगह पे एक कंस्ट्रक्शन करके किसी नई बिल्डिंग का वहाँ पे नेहरू मेमोरियल बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इस वक्त तक शास्त्री जी जो थे वो 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस में रह रहे थे, यहाँ पे वो रह रहे थे उनके पास में, लेकिन इस जगह पे कोई भी फैसिलिटी इस तरह की नहीं थी जो एक पीएम के पास होनी चाहिए थी, जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए थी कि ना वहाँ पे कोई रिसेप्शन था, जो लोग विजिटर्स आ रहे हैं, जो ऑफिशियल विजिटर्स आ रहे हैं उनके लिए कोई हॉस्पिटैलिटी के लिए चीज़ें हो, ये नहीं था वहाँ पे। इनके अरेंजमेंट्स एक पीएम रेसिडेंस में ज़रूरी थे। मिनिस्टर ऑफ वर्क एंड प्लानिंग ने उन्हें, वर्क एंड हाउसिंग ने उन्हें, शास्त्री जी को, उनके परिवार को 2 अलग अलग बिल्डिंग्स दिखाई, 2 बिल्डिंग दिखाई, एक था जयपुर हाउस, एक था हैदराबाद हाउस, दिल्ली में ही। जब ये दोनों बिल्डिंग दिखाई, शास्त्री जी ने अपनी फैमिली से पूछा और उन्होंने मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग को बताया कि ये दोनों ही बिल्डिंग उनकी फैमिली को और उनको पसंद नहीं आई है, ना ही वो इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ज़रूरी था एक स्पेस देना प्रधानमंत्री के रेसिडेंस को, तो यहाँ पे क्या किया गया कि एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए जो 10 जनपद है, 10 जनपद को एक मोतीलाल नेहरू प्लेस से अटैच किया गया उनके, जो क्योंकि ये आसपास में ही 2 ऐसे रेजिडेंस थे अलग अलग मिनिस्टर्स के, तो यहाँ पे 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस को 10 जनपद के साथ में अटैच किया गया, लिंक किया गया, और उसके बाद में ये प्रधानमंत्री शास्त्री का ऑफिशियल रेसिडेंस बना। शास्त्री जी की जो सादगी की बात करें ना, शास्त्री जी की सादगी और देश के लिए उनके काम करने का जो एक तरह से कहा जाए कि मोटिव था, जो उनका जुनून था, वो इस तरह से था कि 1921 में जब वो शास्त्री जी अपनी टीनेज में थे, 1921 में 10th क्लास में जब वो थे, तो उन्होंने वाराणसी में महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय जी का एक सभा उनकी अटेंड कर ली थी। वहाँ पे उन्होंने इन दोनों को देखा था और इसके बाद वो गांधी जी से इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए थे कि अगले ही दिन उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल छोड़ने के बाद में जो लोकल वहाँ का कांग्रेस का दफ्तर था, वहाँ पे गए और वहाँ पे सदस्यता ग्रहण कर ली और इसी के साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद चुके थे। इस वक्त लाल बहादुर शास्त्री अपना सरनेम जो था वो भी हटा चुके थे अपने नाम से। उनका नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव हुआ करता था, कुछ लोग कहते हैं लाल बहादुर वर्मा हुआ करता था, तो उन्होंने अपना सरनेम लेकिन हटा दिया था नाम से, अब वो थे लाल बहादुर। तो उन्हें गाइड करने वाले इस समय पर थे, बताते हैं कि जेबी कृपलानी जो थे वो जो महात्मा गांधी थे उनके बहुत ही करीबी थे। जेबी कृपलानी ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में और देश के अंदर युवाओं की जो पढ़ाई लिखाई है वो उस पर ध्यान देना चाहते थे और युवाओं को राष्ट्रवादी शिक्षा दिलाने के लिए उस समय जेबी कृपलानी ने एक बहुत बड़ा काम किया था। ये काम इस तरह से था कि स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी को जो आर्थिक रूप से मदद देते थे मशहूर व्यक्ति शिव प्रसाद गुप्ता, उनसे मदद ली गई और उनकी मदद से जेबी कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने वाराणसी के अंदर 10 फरवरी 1921 को काशी विद्यापीठ की स्थापना की। काशी विद्यापीठ की स्थापना होती है और लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और यहाँ से उन्होंने अपना एथिक्स एंड फिलॉसफी में 1925 में ग्रेजुएशन की डिग्री, अपनी स्नातक पूरी की, यहाँ से अपनी डिग्री ली। क्योंकि ये अपना नाम हटा चुके थे, जो अपना सरनेम था ये अभी लाल बहादुर इनका नाम हुआ करता था, लेकिन यहाँ से जब काशी विद्यापीठ से उन्होंने डिग्री ली तो इस डिग्री के साथ में उन्हें एक नया उनका सरनेम भी मिला, जिस सरनेम से आज आप उन्हें जानते हैं। ये उन्हें टाइटल मिला नया। दरअसल काशी विद्यापीठ में जो ग्रेजुएट होते थे उन्हें शास्त्री का टाइटल दिया जाता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने संस्कृत में भी अपना स्कॉलर, अपनी जो डिग्री थी वो की थी, स्कॉलर किया था, तो वहाँ पे उन्हें उसकी वजह से भी शास्त्री का टाइटल मिला हुआ था। तो इसके बाद, इन चीज़ों के बाद, काशी विद्यापीठ से निकलने के बाद, अपनी डिग्री करने के बाद लाल बहादुर बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्हें आज हम अपने दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। एक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी और बहुत ही कुशल नेतृत्व वाले हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री सेक्रेटरीट में जो ऑफिशियल हेड की जो पोजीशन थी, सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर की, उसे प्रधानमंत्री नेहरू ने अपने टेन्योर में प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम दिया था। शास्त्री जी जब पीएम बने तो शास्त्री जी ने इस पोजीशन का, इसका डेजिग्नेशन जो था वो चेंज किया। इसे उन्होंने सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, इस डेजिग्नेशन से यहाँ पे नामांकित किया। बेसिकली ये मूल रूप से सिर्फ नामांकन जो था उसका बदलाव था, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ के चलते उस अधिकारी की जो पोजीशन थी वो भारत के बाकी जो अन्य सचिव थे उनके बराबर उसको बना दिया था। इसी के साथ उन्होंने इस पोजीशन पर सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, अपने सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने किसको नियुक्त किया? उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हुआ करते थे LK झा, उनको अपॉइंट यहाँ पे अपने सेक्रेटरी के तौर पर किया। क्योंकि शास्त्री जी ये बखूबी जानते थे कि किस IAS ऑफिसर की उन्हें ज़रूरत है, किस स्किल के IAS ऑफिसर की उन्हें ज़रूरत है। एक ब्रिलियंट IAS ऑफिसर LK झा को उन्होंने अपना सेक्रेटरी बनाया। यहाँ पे इसी के साथ शास्त्री जी ने एक और पद जो था वो भी यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया PM सेक्रेटरीट में,
ये पद था जॉइंट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। इस पद पे भी उन्होंने एक बहुत ही ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर को रखा था। शास्त्री जी बखूबी जानते थे कि आईएएस ऑफिसरों की उन्हें ज़रूरत थी और वो बेहद सटीक ढंग से और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में अपना काम करते थे। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ा हुआ एक किस्सा आपको बताएं तो जब 1956 में जब वो रेल मंत्री हुआ करते थे, 1956 में देश में 2 बड़े ट्रेन एक्सीडेंट हुए थे। एक था महबूब नगर आंध्र प्रदेश में, जिसमें करीबन 112 लोगों की जान गई थी। ये इंसिडेंट हुआ था। इस समय पे उन्होंने अपना 1956 में अपनी पहली बार रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया था, सीधा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि ये मेरी वजह से हुआ है। उन्होंने सीधा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जबकि डायरेक्टली ये कहीं से भी कहीं तक ये एक एक्सीडेंट था और कहीं से कहीं तक शास्त्री जी का कोई उन पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा था, लेकिन उन्होंने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए पीएम नेहरू उस समय थे, उन्हें अपना रेजिग्नेशन दे दिया। नेहरू ने उनका रेजिग्नेशन विड्रॉ कर दिया, उसे वापस दे दिया कि नहीं, आपका रेजिग्नेशन हम स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ ही महीनों बाद में एक और नवंबर 1956 में एक रेल हादसा एक बार फिर से हुआ। ये हादसा हुआ था अरियालूर में, तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में जब ये हादसा हुआ 144 लोग करीबन इसमें उनकी जान गई थी। इस बार उन्होंने एक बार फिर से अपना रेजिग्नेशन दिया और इस बार प्रधानमंत्री से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी से जल्दी मेरा रेजिग्नेशन आप प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। उन्होंने इस तरह से अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और एक अर्ली एक्सेप्टेंस के लिए पीएम नेहरू से अर्जी लगाई थी। इसके उनका रेजिग्नेशन जो था वो स्वीकार भी किया गया। पीएम शास्त्री ने अपनी कैबिनेट के साथ अब यहाँ पे क्योंकि काम करना शुरू किया, इस महीने एक बड़ा झटका उन्हें लगा। झटका इस तरह से लगा था कि उन्हें एक माइल्ड हार्ट अटैक आया था 1964 में ही, जब वो प्रधानमंत्री बने थे उसी के जस्ट बाद एक माइल्ड उन्हें हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक यहाँ से जब आया तो इसके वजह से क्या हुआ था कि उनकी जो पहली विजिट थी लंदन के लिए जो होने वाली थी, लंदन में कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो नहीं जा पाए। इसके लिए उन्होंने इसके बाद इंदिरा गांधी और टीटी कृष्णमाचारी को भेजा। एक महीने बाद, करीबन उन्हें एक महीना लग गया सही होने में, एक महीने बाद डॉक्टर्स ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि पीएम की हालत अब बिल्कुल स्वस्थ है, वो ठीक है। और इसके बाद शास्त्री जी अपने दोबारा काम में लग गए। देश में इस समय क्योंकि थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था, चौथे 5 ईयर प्लान के ऊपर प्लानिंग कमीशन जो था वो काम कर रहा था। शास्त्री जी ये चाहते थे कि प्लानिंग कमीशन जो है वो एग्रीकल्चर को एक्सेलरेट करे, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को देश के अंदर एक्सेलरेट करे 4th 5 ईयर प्लान के अंदर। और इसी व्यू के साथ उन्होंने सरकार में अपना जो पक्ष था वो रखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर अब हम बढ़ावा देंगे 4th 5 ईयर प्लान में। लेकिन इस उनके व्यू पॉइंट से जो उनके सरकार में बैठे हुए लेफ्ट और जो रेडिकल्स थे, जो लेफ्टिस्ट थे, उन्होंने शास्त्री जी का विरोध कर दिया, ये कहते हुए कि पीएम नेहरू की जो पॉलिसी हुआ करती है, जो नेहरूवियन पॉलिसी थी, जो महालनोबिस मॉडल पर बेस्ड थी, उसके जो प्लान डेवलपमेंट का महालनोबिस मॉडल था उसके पक्ष में नहीं है शास्त्री जी, और वो उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जब 7 सितंबर 1964 को लोकसभा का पहला सेशन होना था देश के नए प्रधानमंत्री के साथ, पहले सेशन में ही अपोजिशन ने शास्त्री जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू कर दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश कर दिया संसद में। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश हुआ, सिर्फ एक अकेली पार्टी थी जो इन सारे अपोजिशन के ग्रुप्स में शामिल नहीं थी, वो थी स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी का ये कहना था कि शास्त्री गवर्नमेंट को अभी 3 महीने भी नहीं हुए और उन्हें एक अच्छा समय अभी देना चाहिए उनके कामों को देखने के लिए, उसके बाद में इस तरह का कोई अगर कुछ खामियां दिखती हैं तब जाके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहिए, अभी इतनी जल्दी नहीं लाना चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन शास्त्री जी की जो मुश्किलें थी वो बढ़ चुकी थी। जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे थे, शास्त्री जी ने अगले जो सेशन था पार्लियामेंट का करीबन 2 घंटे का उसमें भाषण दिया, और ये उनका पहला भाषण था अपनी पॉलिसी पर एज अ पीएम। उन्होंने भाषण दिया 2 घंटे का, और इस भाषण में ये एक ऐसा भाषण था कि इतने सारे जो विपक्षी जो दल थे उनके कई ऐसे नेता थे जो शास्त्री जी के पक्ष में आ गए, और उसके साथ ही ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उनके प्रधानमंत्री बनते ही उनके लिए पेश कर दिया गया था उनके अगेंस्ट में, उसको वापस लिया गया। अब सितंबर आया और सितंबर में शास्त्री कैबिनेट के जो डिफेंस मिनिस्टर थे वाई बी चौहान, उन्होंने संसद में अपना जो शास्त्री सरकार का एक डिफेंस प्लान था, 5 ईयर डिफेंस प्लान, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बताया कि मार्च 1969 तक, अगले 5 सालों के अंदर हमारी फौज को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसकी मजबूती उसमें लाने के लिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए 5 ईयर डिफेंस प्लान लाया जा रहा है, जिसमें बात ये थी, जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग के आर्मी मैन उनको बढ़ाने की बात थी, साथ ही साथ में एयरक्राफ्ट्स को बढ़ाने की मांग की गई थी। तो ये भी बात उसमें की गई थी कि इनको बढ़ाया जाएगा। इस समय शास्त्री जी के सामने और हमारे पूरे भारत के सामने फूड की जो समस्या थी, जो फूड क्राइसिस थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, एक बड़ी मुश्किल के तहत सामने एक तरह से सामने आ रही थी। शास्त्री जी ने पूरे सीएम के जितने भी सीएम थे सभी राज्यों के, उनके साथ में मीटिंग्स की। जो काला बाजारी कर रहे थे, जो लोग ब्लैक मार्केटियर्स थे, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, और इस समय शास्त्री जी ने ये कंक्लूजन निकाला कि इस समय पर हमें एट मोमेंट
लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट की ज़रूरत है, बड़ी मात्रा में हमें इम्पोर्ट करने की खाना ज़रूरत है, यहाँ पे देश के अंदर फूड इम्पोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन उस समय यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे ऑरेबल फ्रीमैन का इसी टाइम पर भारत आना हुआ था। उन्होंने शास्त्री जी के साथ मीटिंग की थी। मीटिंग में उन्होंने क्लियरली एडवाइस किया था भारत सरकार को कि भारत को अब अगर जो उसकी जो रैपिडली जो लगातार उसकी बढ़ती हुई फूड की जो मांग है, जो नीड है इंक्रीजिंग फूड मील्स की, तो वो यहाँ पे उसको सही करने के लिए सिर्फ एक ही चारा भारत के पास बचता है कि वो खुद से अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में अपना योगदान दें। शास्त्री जी ये बखूबी जानते थे कि ये फ्रीमैन जो हैं वो सही कह रहे हैं, जो यूएस के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं। उनका ये मानना था कि खुद से हमें अब इस पे काम करना पड़ेगा और उन्होंने इसके साथ ये डिसीजन लिया कि अब हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखा जाएगा एग्रीकल्चर को 4th 5 ईयर प्लान के अंदर। ये शास्त्री जी ने सोच लिया था। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने जो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जिन्हें उन्होंने बहुत सोच समझ के अपॉइंट किया था, सुब्रमण्यम, उनसे कहा कि आप एक नई स्ट्रैटेजी डेवलप करिए फूड प्रोडक्शन के लिए विद इन द कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर फूड प्रोडक्शन, नई फूड पॉलिसीज़ लाइए। इसके बाद में नई फूड पॉलिसीज़ लाई गई। इसके लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI को बनाया गया 1965 14 जनवरी को। 1965 को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके पास ये नई फूड पॉलिसीज़ जो हैं उनके बेनिफिट्स पहुंच भी रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया शास्त्री जी के द्वारा। ये इसलिए किया गया था कि जो फिक्स प्राइसेस हैं वो फ्यूचर में फिक्स प्राइसेस इस तरह की रहें, फूड की प्रोडक्शन जिस तरह से होगा एग्रीकल्चर के लिए, सारी चीज़ें शास्त्री जी ने यहाँ पे की। यहीं से ये पॉइंट था, यहाँ से ये जो शुरुआत हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन की। एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो सुब्रमण्यम थे उनके साथ में शास्त्री जी ने यहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी थी। लेकिन अभी भी जो इनोवेटिव स्टेप्स, जो नए स्टेप्स ये जो थे मॉडर्न मेथड्स थे जो ये लोग लेने लगे थे, इसके बारे में जो एक टिपिकल जो हमारे ट्रेडिशनल फार्मर्स थे भारत के, जो हमारे खेती करने वाले फार्मर्स थे, किसान थे, उनको ये समझाना ज़रूरी था। ये उन्हें समझाया गया, अलग अलग कैंपेन्स इसके लिए चलाए गए और इसी के साथ चावल उगाने वाले जो क्षेत्र थे उनको विस्तारण उनका किया गया। इन सभी चीज़ों को करने के बाद में, सारे उपाय निकालने के बाद में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे हो पाए, फूड प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, तो कृषि का जो रणनीति, जो स्ट्रैटेजी थी नई, उसको बनाया गया यहाँ पे। और C सुब्रमण्यम को जो नियुक्त करने का जो शास्त्री जी का एक बहुत सोच समझ कर लिया गया डिसीजन था, वो सही साबित हुआ। ये सही साबित इस तरह से हुआ कि आगे बढ़ती आबादी के तहत भी इस तरह की हमारी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो शास्त्री लाए थे वो इस तरह का था कि बढ़ती आबादी के बावजूद भारत जो था वो भोजन के मामले में, फूड के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया उसने भारत को। एक तरफ फूड की जो सिचुएशन थी भारत में वो एक बहुत ही बड़ा कंसर्न बना हुआ था, समस्या बनी हुई थी शास्त्री जी के लिए। दूसरी तरफ भाषा का इशू चालू हो गया देश के अंदर। ये इस तरह से चालू हुआ था, वो भी हमारे जो साउथ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ये इस तरह से हुआ कि आज़ादी की 15 साल तक, आज़ादी के जो 15 साल थे तब तक इंग्लिश जो थी उसको ऑफिशियल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन यहाँ से जैसा कि तय था 15 साल के बाद 15 जनवरी 1965 का वो दिन था जब हिंदी को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाएगा, इस तरह का ऐलान होता है। एक तरह से एक खुशी का पल था कि भाई भारत की जो लैंग्वेज है, जो हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी को यहाँ पे लिया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है इंग्लिश को उससे। लेकिन यहाँ पे साउथ के जो हमारे लोग थे उन लोगों के बीच में एक तरह से ये हो गया कि उनको ये हिंदी को रिप्लेस करना जो था उनके लिए एक तरह से कठिन हो गया। चेंज ओवर जो हिंदी का था उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। शास्त्री जी के पास उस समय तक कोई इंटेलिजेंस इस तरह की जानकारी नहीं थी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि साउथ में माहौल बिगड़ने वाला है। उन्होंने CM जो मद्रास के थे उनसे बातचीत की, उन्होंने भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं बताई थी। लेकिन अगले ही दिन जब अखबारों में ये बात निकली, जब इस बात को निकाला गया अखबारों में, तभी साउथ में प्रोटेस्ट चालू हो गए, साउथ में विरोध प्रदर्शन चालू हो गया 26 और 27 जनवरी 1965 में। और यहाँ पे जैसे ही ये विरोध प्रदर्शन चालू हुआ, इसी के बाद साउथ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया और इसके बाद में लोगों को भड़काना शुरू कर दिया, एक तरह से हंगामा मचाना शुरू कर दिया। और सडनली 10 फरवरी को ऐसा कुछ हुआ कि तमिलनाडु के अंदर ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो वायलेंट हो गया, वो हिंसक हो गया, हिंसक रूप उसने ले लिया। पुलिस को यहाँ पे अपनी फायरिंग करनी पड़ी जो भीड़ थी उसके ऊपर। भीड़ में 19 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद में देश का माहौल जो था वो बुरी तरह से बिगड़ चुका था। प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने अचानक से अपने जो लोग थे बाकी कैबिनेट के उनको बुलाया, मीटिंग्स बुलाई। मीटिंग्स बुलाने के बाद देश के नाम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से अपना संदेश दिया
उन्होंने बताया कि साउथ इंडियन जो हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उनको कोई भी इस तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसके बाद भी जब इशू सॉल्व नहीं हो रहा था तो उन्होंने दिल्ली के अंदर सारे राज्यों के सीएम को बुलाया, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया, उनकी मीटिंग ली और इसके बाद पीएम ने सदन के अंदर अपना एक रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि हिंदी जो है, हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी को सहयोगी भाषा के रूप में जारी रखा जाएगा। उन्होंने यहाँ पे इंग्लिश को भी इसमें कंसीडर किया था। इसी के साथ में ये जो हिंदी इंग्लिश एक तरह से विवाद चल रहा था देश के अंदर जो लैंग्वेज इशू था वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब लैंग्वेज इशू खत्म हुआ, लेकिन फूड शॉर्टेज अभी भी बनी हुई थी क्योंकि एक लंबी चलने वाली समस्या थी उस समय देश के अंदर। इस पर अपोजिशन ने, और अपोजिशन छोड़िए, खुद कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उन्होंने अपने पीएम को, अपने शास्त्री जी को यहाँ पे उनका विरोध करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी की जो उस समय की एक लीडर थी विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि नेहरू जी की, पीएम नेहरू की बहन थी, नेहरू जी की लोकसभा सीट इलाहाबाद से ही चुनकर आई थी, उन्होंने संसद में कहा कि सरकार डर क्यों रही है। अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि सरकार डर रही है, क्यों डर रही है, कोई दिशा नहीं है, कोई दिशा दिखाने वाला नहीं है। और एक तरह से उन्होंने पीएम के ऊपर, शास्त्री जी के ऊपर तंज कसा था। लेकिन उनका ये कहना था यहाँ पे कि उनका कहना ये साफ था यहाँ पे कि शास्त्री जी जो हैं वो एज अ प्रधानमंत्री के रूप में उनके जो 9 महीने अभी तक गुजरे हैं वो उससे खुश नहीं है, उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया है। लेकिन इन 9 महीनों में शास्त्री जी कभी रुके ही नहीं थे, वो लगातार काम भी कर रहे थे। और इसी के साथ में उनके काम कुछ इस तरह के थे कि 19 नवंबर 1964 को उन्होंने उद्घाटन किया प्रेस्टिजियस लखनऊ के बाल विद्या मंदिर का। सेम मंथ में उन्होंने सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैंपस जो चेन्नई में है उसको उद्घाटन किया, यहाँ पे उसको खोला। चेन्नई में जवाहर पोर्ट का उसको ओपन किया, जवाहर डॉक को ओपन किया, सैनिक स्कूल को ओपन किया बालाचाड़ी में। उसके बाद में गुजरात के अंदर जो सैनिक स्कूल था उसको यहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया। प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग प्लांट उसको ट्रॉम्बे में उसको ओपन किया 1965 में ही, 1965 में ही। और ये सब किया गया था, ये क्यों किया गया था कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा ने, उन्होंने, जो हमारे देश के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, उन्होंने ये सजेस्ट किया गया था शास्त्री जी को उनके द्वारा कि हमें न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स के डेवलपमेंट पर कुछ काम करना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे ये भी शास्त्री जी ने इसको अप्रूव किया। बड़े बड़े काम वो लगातार करते जा रहे थे देश की उन्नति में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, देश की एग्रीकल्चर के लिए। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पे अलमाती डैम जो है उसको यहाँ पे उद्घाटन उसका किया, बाद में उसको जो अभी लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो लगातार कर रहे थे। और अब शास्त्री जी ने यहाँ पे अपना जो वर्ल्ड था, जो वर्ल्ड अफेयर्स थे, हमारे विदेश थे, हमारे देश के जो नेबर्स थे, उनमें अपना एंगेजमेंट दिखाना यहाँ से अब शुरू किया। 2 अक्टूबर 1964 को शास्त्री जी जो हैं भारत से बाहर जाते हैं। कायरो में नॉन अलाइंड जो कंट्रीज़ थी उनका एक समिट था, उनकी एक कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया गया था। यहाँ शास्त्री जी पहुँचते हैं, उन्हें रिसीव किया जाता है जो इजिप्ट के जो उस समय प्रेसिडेंट थे नासिर, उनके द्वारा। यहाँ पे उन्होंने अपना जब एड्रेस, जो उनका भाषण था, वो शुरू किया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तब शास्त्री जी ने जो नेहरू जी थे उनको याद किया, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम के। और इसी के बाद उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में बात की, उनके रोल के बारे में बात की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी रहा करते थे गांधी जी से। और इसी के साथ उन्होंने अपने 5 प्रिंसिपल्स भी बताए पीस के, शांति के, पूरे दुनिया भर में। शास्त्री जी के जो 5 प्रिंसिपल्स थे उनमें से कुछ ऐसे थे कि जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट के बारे में बात की थी, उन्होंने पीसफुल सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में बात की थी, और उन्होंने साथ ही साथ में जो फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन है उसके बारे में बात की थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात की थी। ये सारे जो प्रपोजल्स थे शास्त्री जी के, उसको वेलकम किया गया सारे नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के द्वारा। और इसी के साथ ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये शास्त्री जी की पहली कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे उन्होंने देश के बाहर जो दुनिया भर के जो बड़े लीडर्स थे उनके सामने उन्होंने अपने व्यूज़ जो थे उनको प्रकट किया था। प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के उस समय, अयूब खान के बारे में बता दें, क्योंकि अब यहाँ से अयूब खान का जिक्र पहली बार आपके सामने हो रहा है। अयूब खान को अपनी पर्सनैलिटी का, अपने लंबे कद का, अपनी पर्सनैलिटी का, मिलिट्री से आते थे, जनरल थे, तो उनको बहुत ज़्यादा उसका गुरूर रहता था। तो अयूब खान को वो जो गुरूर था वो इस तरह का था कि नेहरू जी की जब डेथ हुई थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तब अयूब खान ने भारत आने से अपना जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया था, ये कहते हुए, शास्त्री जी का एक तरह से अपमान था, ये कहते हुए उन्होंने कैंसिल कर दिया था कि अब भारत में बात करने के लिए है ही कौन, अब वहाँ पे बचा ही कौन है बात करने के लिए। लेकिन शास्त्री जी जो थे वो इस चीज़ को इस तरह से लेके गए, एक पॉजिटिव वे में लेके गए कि अब ये खुद जाके अयूब खान से मिलने वाले थे। कायरो से जब इनकी विजिट खत्म हुई नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ के साथ में,
इसके बाद शास्त्री जी खुद कराची पहुंच जाते हैं, कराची में रुके और कराची में रुक के पहली बार उन्होंने अयूब खान से मुलाकात की 12 अक्टूबर 1964 को। 12 अक्टूबर 1964 को अयूब खान के साथ लंच किया। लंच के बाद में दोनों ने बातचीत की, दोनों देशों के संबंध सुधारने की, भारत पाकिस्तान के, ये पहली बार हो रहा था। इसके बाद जब ये इसके बारे में आपको बाद में भी आगे इसमें बताएंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन यहाँ से जब शास्त्री जी ने इस महीने में एक और बड़ा काम किया था। ये इस तरह से था कि जब वो भारत आए थे तो गुजरात में उन्हें बुलाया गया था, उन्हें गुजरात में इन्वाइट किया गया था कैटल फीड प्लांट जो था गुजरात के आनंद में, उसको इनॉग्रेट करने के लिए अक्टूबर 1964 में ही, इसी महीने में। शास्त्री जी ने एक रिक्वेस्ट की थी अपनी उस समय गुजरात के सीएम से, चीफ मिनिस्टर से। उस समय चीफ मिनिस्टर गुजरात के थे जीवराज मेहता। उनसे ये रिक्वेस्ट की थी शास्त्री जी ने कि वो एक सीक्रेटली, एक चुपके से, एक प्राइवेटली बातचीत करना चाहते हैं फार्मर्स के साथ में गुजरात के, और साथ में उन्होंने एक और उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो 1-to-1 मीटिंग करना चाहते हैं वी कुरियन के साथ। वी कुरियन जो उस समय पे जनरल मैनेजर थे कोऑपरेटिव डेयरी के, उनके साथ में ये मीटिंग करना चाहते हैं। अब यहाँ पे शास्त्री जी के दिमाग में चल रहा था कि किस तरह से वो दूध का जो प्रोडक्शन है, जो वाइट रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे बढ़ा पाए। तो वी कुरियन के साथ में उनकी जो मीटिंग थी वो भी फिक्स हुई। उन्होंने फार्मर्स के साथ में भी बात की, जैसा उन्होंने डिमांड की थी उसके अकॉर्डिंगली। वी कुरियन के साथ जब मीटिंग हुई तो शास्त्री जी ने उन्हें ये ऑफर किया कि आप चेयरमैन बन जाइए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के। एनडीडीबी वो जिसको शास्त्री जी कुछ ही समय में आगे लाने वाले थे, उसको शुरू करने वाले थे। अब कुरियन को जब यहाँ पे ये कहा गया कि आप उसके चेयरमैन बन जाइए, और साथ ही साथ में उन्होंने कुरियन से ये कहा कि आप जो आपका आनंद कोऑपरेटिव डेयरी का जो पूरा जो मॉडल है आनंद कोऑपरेटिव का, आप उसको पूरी कंट्री में, वर्ल्ड जो आप कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करिए, उसको रेप्लिकेट करिए एक तरह से। ये यहाँ पे उनकी डिमांड थी कुरियन से। कुरियन ने उनके सामने 2 कंडीशन रख दी शास्त्री जी के सामने। पहला उन्होंने कहा था कि वो एक तो अपना जो एक एम्प्लॉय की तरह वो जो आनंद कोऑपरेटिव में काम कर रहे हैं वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, और दूसरी उनकी डिमांड ये थी कि एनडीडीबी का जो आपका हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली से दूर यहाँ गुजरात के आनंद में होगा, या आनंद में उसका हेडक्वार्टर होगा, जिससे वो दिल्ली के जो ब्यूरोक्रेटिक जो उनका इंटरफेरेंस रहता है, जो दिल्ली के अधिकारी रहते हैं, उससे वो मुक्त रहें, उससे दूर रहें। इस समय पर भारत जो था वो डिपेंड था मिल्क के लिए, दूध के लिए, मिल्क पाउडर के लिए स्वीडन जैसी कंट्रीज़ के ऊपर। यहाँ पे शास्त्री जी ने एक स्टेप लिया, वाइट रिवॉल्यूशन को यहाँ से शुरू किया, और वाइट रिवॉल्यूशन के तहत उनका गोल रहता था, ये उनका गोल था, जो उनका फोकस था वो इस पर रहता था कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए मिल्क प्रोडक्शन के लिए। हमारे यहाँ खुद इतना दूध जो है वो उसका प्रोडक्शन हो कि हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। उस समय भारत का बताते हैं कि भारत ने जब अपना काम करना चालू किया मिल्क प्रोडक्शन पर, 20 मिलियन टन मिल्क भारत उस समय बनाता था, और आज की अगर बात करें तो 222 मिलियन टन दूध जो है वो भारत में प्रोड्यूस होता है। हम यहाँ पे जो दूध है वो 222 टन यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। वो शास्त्री जी थे जिन्होंने ये जो एनडीडीबी था, कुरियन थे, उनको एक फ्री हैंड दिया काम करने के लिए, फॉर्मेशन किया एनडीडीबी का, उसके ऑपरेशंस प्रॉपरली चलाए, और जो दिल्ली का जो ब्यूरोक्रेटिक एक इंटरफेरेंस था उससे दूर रहते हुए एनडीडीबी ने यहाँ पे काम करना शुरू किया, और वाइट रिवॉल्यूशन में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। अमूल के बारे में बात करें तो अमूल उस समय एक ब्रांड था। अमूल आज़ादी के पहले से 1946 से एक ब्रांड हुआ करता था, लेकिन एनडीडीबी के फॉर्मेशन के बाद में, गुजरात कॉर्पोरेट मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के इस्टेब्लिशमेंट के बाद में, 1965 में जब एनडीडीबी बना है, उसके बाद ये जो ब्रांड था अमूल, उसने भी अपनी उड़ान पकड़ी, और इसके बाद में ये वाइट रिवॉल्यूशन में शास्त्री जी का ये जो रोल था, ये यहाँ से आप बखूबी देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने कुरियन को लेकर एनडीडीबी के फॉर्मेशन के बाद में देश को वाइट रिवॉल्यूशन में मिल्क प्रोडक्शन में उन्नति हासिल कराई है। शास्त्री जी देश के साथ साथ बाकी जो हमारे पड़ोसी देश थे, जो बाकी और मुल्क थे, उन पर भी पकड़ अपनी बना रहे थे। उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, स्वर्ण सिंह, उन्हें कहा कि आप अफगानिस्तान जाइए, नेपाल जाइए, बर्मा जाइए, श्रीलंका जाइए। श्रीलंका के साथ में उस समय भारत का एक तरह से कहा जाए कि एक संबंध जो थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। बात यह थी कि श्रीलंका में भारतीय मूल के 9,75,000 लोग, राज्य विहीन लोग रह रहे थे। इसकी वजह से ये करीबन 25 साल से इशू जो था वो चला हुआ आ रहा था, और ये इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। भारत और श्रीलंका के रिश्ते थे जो थे वो भी इससे ख़राब हो रहे थे। अब इसका जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और शास्त्री जी ने इसे हल करने के लिए सोचा, उन्होंने श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उस समय उनसे बातचीत की। दोनों प्रधानमंत्री एक निष्कर्ष पर निकले, और ये निष्कर्ष कुछ इस तरह का था कि 9,75,000 लोगों में से
3 लाख ऐसे सिटीजन्स होंगे जिनको श्रीलंका अपना सिटीजन मानेगा, ऐसे लोग होंगे। और उसके बाद में 5,25,000 लोग ऐसे होंगे जिन्हें भारत अपना सिटीजन बनाएगा। यहाँ पे इसके तहत शास्त्री जी ने ये जो 25 साल लंबा जो एक इशू था भारत श्रीलंका का, उनके संबंध जिससे खराब हो रहे थे, उसको यहाँ पे हल कर दिया। इसके बाद शास्त्री जी ने अपनी जो पहली वेस्टर्न विजिट थी, जिसे कहा जाएगा उनकी पहली पश्चिमी जो विजिट हुई थी, उसको किया। ये उन्होंने की थी दिसंबर 1964 में। ये प्रधानमंत्री जो थे उस समय पे यूके के हेरोल्ड विल्सन, उनके इन्विटेशन पर शास्त्री जी जो हैं वो लंदन जाते हैं, लंदन पहुंचते हैं और 3 दिसंबर को वो अपने लंदन यहाँ पे पहुंचे थे, अपने उसी वेशभूषा में जो वो पहनते थे, धोती कुर्ता। वहाँ पे पहुंचे, भारत की प्रॉब्लम्स जो थी, फूड शॉर्टेज की, फॉरेन एक्सचेंज की, पॉपुलेशन की, इसके बारे में बातचीत की। इसके बाद इनका जो अगला फॉरेन मिशन था वो होने वाला था सोवियत यूनियन में। सोवियत यूनियन में अब ये जाने वाले थे मई 1965 में। वो मई 1965 में सोवियत यूनियन जाते हैं, मॉस्को पहुंचते हैं 12 मई को। 12 मई 1965 को मॉस्को पहुंचे। जो वहाँ के उस समय के सोवियत यूनियन, जो यूएसएसआर के एक तरह से कहा जाए प्राइम मिनिस्टर, जो उसके हेड चीफ हुआ करते थे, कोसिजिन ने आके इन्हें रिसीव किया शास्त्री जी को। और उसके बाद क्रेमलिन में बैठकर कोसिजिन और शास्त्री जी ने लंबी बातचीत की। सोवियत यूनियन के साथ में उस समय बॉन्ड भारत को अपना अच्छा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा था कि सोवियत के साथ में अपने संबंध गहरे कर ले, अच्छे कर ले। इस समय एक और मेन ऑब्जेक्टिव जो शास्त्री जी का था वो आपको आपने बताया था कि उन्होंने अयूब खान से खुद जाके मुलाकात की थी पाकिस्तान में। तो उनका ये हमेशा से था कि पाकिस्तान के साथ भारत के जो संबंध हैं वो हमेशा अच्छे रहें। वो कभी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ में वॉर हो। लेकिन हालात कुछ इस तरह के बने और किस तरह के कैसे बने वो आपको आगे पता चलेगा। शास्त्री जी का ये था कि फॉरेन पॉलिसी कुछ इस तरह की रखी जाए कि भारत पाकिस्तान के रिलेशन हमेशा अच्छे रहें, ये लोग जो पीसफुल नेबर्स की तरह हम हमेशा पे रहें। उनके एक क्लोज फ्रेंड जो हैं वो बताते हैं कि वो कभी भी, उनका ये नहीं था कि उन्हें किसी भी कम्युनिटी से नफरत हो, उनका कोई कम्युनल बायस नहीं था। वो हमेशा सारे रिलीजन्स के जो फंडामेंटल यूनिटी है उस पर बिलीव करते थे। उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड ने BN पांडे, वो बताते हैं कि शास्त्री जी जब नैनी जेल में हुआ करते थे उस समय पर वो रात के समय अपने एक को प्रिजनर थे मौलाना हुसैन अहमद मदानी, उनके पास में जाया करते थे। वहाँ पे दोनों बैठकर वो उनसे इस्लाम के बारे में, जो उनसे होली कुरान के बारे में, कुरान की जो फंडामेंटल टीचिंग्स थी उसको सीखते थे। इस तरह के एक व्यक्ति थे शास्त्री जी। तो उनका कोई कम्युनल बायस नहीं था। जब वो अयूब खान से मिले थे पाकिस्तान में, कराची में, वो जो हमने आपको बताया कि 12 अक्टूबर 1964 को, उस समय पर प्रेसिडेंट हाउस में जो अयूब खान का जो निवास था, वहाँ पे जब ये लोग मिले थे लंच के बाद में, करीबन 90 मिनट्स तक, 1.5 घंटे तक इन लोगों की बातचीत हुई थी दोनों देशों के बारे में, और 5 घंटे करीब इन लोगों ने साथ में बिताए थे वहाँ पे। उस समय पर दोनों देशों के बारे में बातचीत हुई थी कि एग्री किया था अयूब खान ने भी कि अब हम लोग जो अपने रिलेशन है उनको सुधारेंगे। और इसके बाद में शास्त्री जी ने भी ये अपील की थी उनसे कि शांति से सारी चीज़ें की जाएं। इसके बाद अयूब खान का जो इम्प्रेशन शास्त्री जी के दिमाग में आया था, जो उन्होंने बाद में आके भारत में बताया भी था, उन्होंने कहा था कि ये अयूब खान जो है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है, ये भारत पाक के रिलेशन सॉल्व करवा सकता है, ये यहाँ पे इसके तहत सॉल्व हो सकते हैं पीसफुल मैनर में। लेकिन वहीं उस मीटिंग में जो एक और शख्स था वो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में शास्त्री जी ने इस तरह की कोई व्यू पॉइंट अपना नहीं बनाया था। उनको नहीं पता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो उस समय फॉरेन मिनिस्टर था, विदेश मंत्री था पाकिस्तान का, उसका क्या रवैया होने वाला है भारत के लिए। जब अपनी देश में वापस लौटे, अपने देश में दिल्ली वापस लौटते हैं, शास्त्री जी ने अपने कैबिनेट को ये ब्रीफ किया था अपनी यात्रा के बारे में पाकिस्तान के साथ अयूब खान के साथ। उन्होंने बताया था पूरी तरह से ब्रीफ करते हुए कि भाई हमारी ये बातचीत हुई है। उनकी क्या बातचीत हुई जो उन्होंने बताई थी कि पाकिस्तान की टेरिटरी में कभी भी इंडिया को उसका 1 इंच भी नहीं चाहिए। ऐसा पाकिस्तान को कोई भी जो गलतफहमी है वो नहीं रखनी चाहिए। इंडिया जेन्युइनली चाहता है कि पाकिस्तान ग्रो करे, प्रॉस्पेरिटी उसकी बढ़े, वो अच्छी तरह से ग्रो करे। भारत कभी ये नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान हमारी टेरिटरी में कभी भी घुसे या फिर कश्मीर के बारे में घुसने का प्रयास करे वहाँ पे, ये भी नहीं चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की थी उस मीटिंग में, जो उन्होंने अपनी कैबिनेट को आके बताई। लेकिन एक तरफ शास्त्री जी अपनी कैबिनेट को ये सारी चीज़ें बता रहे थे, पर पाकिस्तान में क्या चल रहा था? पाकिस्तान में शास्त्री जी के साथ मीटिंग के बाद में अयूब खान जो था वो रावलपिंडी जाता है। रावलपिंडी जाने के बाद में भुट्टो के ऊपर, उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर, उस शख्स के ऊपर ये छोड़ दिया कि अब भारत के साथ में किस तरह से डील करना है, ये आप देखिए। भुट्टो ने, और बताते हैं कि उस समय एक कश्मीर सेल हुआ करती थी पाकिस्तान के अंदर, वो लोग इसके बाद इस स्टेप पर पहुंचे
कि ये सही समय है भारत के ऊपर एक कोवर्ट ऑपरेशन करने का, क्योंकि भारत का ये जो नए प्रधानमंत्री आए हैं ये भी कश्मीर मुद्दे पर नरम नहीं होने वाले हैं। ये यहाँ से इन लोगों ने एक कंक्लूजन बनाया था पाकिस्तान ने उस समय पर, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसमें मास्टरमाइंड था। तो इन लोगों का ये कंक्लूजन था, जिसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने सोचा कि अब एक कोवर्ट ऑपरेशन पाकिस्तान करेगा कश्मीर इश्यू को लेकर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भुट्टो और अजीज़ अहमद ने यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी बना ली थी वॉर की इंडिया के खिलाफ। ये अचानक से इन लोगों ने, पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी बनाई इंडिया के खिलाफ वॉर की, इन्वेजन करने की, घुसपैठ करने की, क्योंकि इनको लग रहा था कि एक नए प्रधानमंत्री आए हैं और अभी इस समय भारत जो है वो स्टेबल कंडीशन में नहीं है। और साथ ही साथ में अयूब खान को भी कन्विंस कर लिया था, उससे भी कन्विंस कर लिया था यहाँ पे कि भारत को एक इस तरह के एक पूरा प्लान बता के, वो प्लान कुछ इस तरह का था कि जिसमें इनके कुछ पॉइंट्स थे। इनके ये पॉइंट थे पाकिस्तान के कि फेवरेबल कंडीशन जो है वॉर की वो फेवरेबल है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान वॉर करता है तो भारत के ऊपर जीत हासिल करेगा और उसके बाद में कश्मीर को भी हो सकता है कि वो कश्मीर के उसके पास में आ जाए। पॉइंट्स क्या थे कि भारत के पास इस समय एक नया प्रधानमंत्री आया है जो कि अभी अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर पाया भारत में। दूसरा पॉइंट था कि भारत जो है वो बहुत सारी डिफ़िकल्टी, इकोनॉमिकली डिफ़िकल्टी में है, सीरियस फूड की शॉर्टेज चल रही है वहाँ पे। जो आर्मी है भारत की वो चाइना से डिफीट के बाद, चाइना से हार के बाद में अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील कर रही है, और ये यहाँ पे उसका जो एक मोरल है वो भी लो है। इसके बाद पाकिस्तान को ये था कि पाकिस्तान के पास सुपीरियर आर्मर टैंक्स हैं, जेट्स हैं, उसके पास से एरियल वॉरफेयर जो है वो बहुत अच्छा है और लैंड वॉरफेयर भी बहुत अच्छा है। इंडिया के पास इस तरह का कोई मैच नहीं है। इंडिया उसके जो पैटर्न टैंक्स हैं और सेबर जेट्स हैं उनका कोई मैच नहीं कर पाएगा। और साथ में एक बहुत बड़ी जो एक गलत फहमी एक तरह से ये था पाकिस्तान को, ये उसके साथ में जो था वो ये कहता था कि चाइना पाकिस्तान के साथ में है और चाइना भारत का दुश्मन है। ये यहाँ पे इन्होंने अपने पॉइंट्स में इसमें मेंशन किया था साफ तौर पर, और ये बताते हुए मेंशन किया था कि भारत जो है इस वॉर में, क्योंकि चाइना से भारत को खतरा है, तो वो उस फ्रंट से, चाइना के फ्रंट से अपनी आर्मी को यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पाएगा अगर हम कश्मीर साइड में, कश्मीर फ्रंट पे अटैक कर देते हैं भारत के ऊपर। तो इतनी बड़ी एक स्ट्रैटेजी के साथ में पाकिस्तान के जो भुट्टो था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसने अयूब खान को प्रपोजल दिया था अपना, और इसी के साथ में इनका ये था कि पाकिस्तान ये वॉर कभी हार नहीं सकता। जनवरी 1965 में अयूब खान ने रन ऑफ कच्छ को चुना सबसे पहले एक ट्रायल ऑपरेशन के लिए भारत के अगेंस्ट में। रन ऑफ कच्छ में पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर दी, घुसपैठ करना शुरू किया, साथ ही साथ में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। अब ये सब चीज़ें जब वहाँ पे चल रही थी तो शास्त्री को पता चलता है कि पब्लिक मीटिंग एक जो होने वाली थी हैदराबाद के अंदर 21 मार्च को, शास्त्री जी को जब ये सब चीज़ें पता चली तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में उस हैदराबाद की ये कहा था कि पाकिस्तान से अपील की थी एक तरह से कि आप शांति का जो रास्ता है उसको ना छोड़ें, शांति का रास्ता मत छोड़िए और इसी के साथ ये चलता रहने दीजिए, वरना अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो हमें फिर सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, ये उन्होंने साफ तौर पर बता दिया था। इसके बाद दिल्ली में शास्त्री जी ने अपनी कैबिनेट के साथ में मीटिंग की और साथ ही साथ में उस समय के आर्मी चीफ जो थे जनरल JN चौधरी, उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया। जनरल चौधरी से बात करने के बाद में शास्त्री ने रन ऑफ कच्छ की सिचुएशन को समझा, लेकिन इसी के बाद क्या हुआ कि 9 अप्रैल 1965 में पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अटैक लॉन्च किया था रन ऑफ कच्छ में, सरदार पोस्ट पर, रन ऑफ कच्छ के। तो सरदार पोस्ट पर यहाँ पे जैसे ही इन लोगों ने अटैक लॉन्च किया तो यहाँ से इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया, इन्हें वापस भगा दिया। शास्त्री जी इस समय तक ये समझ चुके थे भारत की आर्मी बहुत ज़्यादा मजबूत है और उस कंडीशन में है कि हम वॉर अफोर्ड कर सकते हैं, हम वॉर उनसे कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ में। लेकिन उनका एक बार फिर से उन्होंने यहाँ पे सामने वो इस तरह से आए थे, क्योंकि वो उनको मैन ऑफ पीस कहा जाता है, वो इसलिए नहीं कहा जाता मैन ऑफ पीस, उन्हें इसलिए कहा जाता है कि वो एक बार फिर पाकिस्तान के इतने दुर्व्यवहार के बाद में भी, बार बार सीज़ फायर का वायलेशन करने के बाद में, बार बार वॉर के लिए प्रेरित करने के बाद में, शास्त्री जी ने एक बार फिर से डिमांड की थी, राज्यसभा में भी उन्होंने ये कहा था 3 मई 1965 को कि पाकिस्तान या पाकिस्तान के लोगों के लिए भारत का या हमारी फ़ौज का कोई भी इस तरह का इल मैनर एटीट्यूड नहीं है, हमारा कुछ इस तरह का इल विल उनके अगेंस्ट में नहीं है, हम उनके साथ में शांति से रहना चाहते हैं और उनको भी हमारे साथ शांति से रहना चाहिए। इसके उन्होंने देश के लोगों के नाम भी जो संदेश दिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि वॉर की जो स्थिति बन रही है इसके लिए आप लोग इससे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और शास्त्री जी ने ये भी बताया था कि उनके पास लेटर्स और टेलीग्राम्स आ रहे हैं लोगों के, देश भर से, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से टेलीग्राम्स आ रहे हैं कि वो लोग अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर सकते हैं देश के लिए, अगर जान देने की बात आती है, बॉर्डर पर खड़े होने की बात आती है। तो ये तक चीज़ें यहाँ से चल रही थी। लेकिन इस समय क्योंकि रन ऑफ कच्छ पर एक बार पाकिस्तान का ट्रायल ऑपरेशन जनरल अयूब जो थे, अयूब खान प्रेसिडेंट,
पाकिस्तान के, वो कर चुके थे अपनी आर्मी को वहाँ पे भेजकर। अब वो रुकना नहीं चाहते थे। इन लोगों ने क्या किया पाकिस्तान ने यहाँ से कि एक ऑपरेशन जो ये बना के बैठे थे, बेसिकली पाकिस्तान 2 ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन बना के बैठा था भारत के अगेंस्ट, जो अगर सक्सेसफुल हो जाते तो बहुत बड़ा हार्म हो सकता था भारत को। यहाँ से जो पहला ऑपरेशन था उसको यहाँ पाकिस्तान लॉन्च करता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर। कश्मीर के अंदर ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान ने लॉन्च किया। करीबन 30,000 ऐसे लोग थे जो कि सिविलियन ड्रेस में थे, और 26 मई 1965 को ये ऑपरेशन पाकिस्तान ने यहाँ से लॉन्च कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। भारत की साइड से क्या चल रहा था कि 5 अगस्त 1965 की बात है। 5 अगस्त 1965 तक शास्त्री जी के पास में कोई इंटेल नहीं थी, कोई इंटेलिजेंस नहीं थी पाकिस्तानी ट्रूप्स के, पाकिस्तान के जो प्लान चल रहा है उसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। कोई रिपोर्ट उनके पास में नहीं आई थी, और ना ही ये रिपोर्ट आई थी कि इस ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में पाकिस्तान ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम भी करने वाला है। ये वो भी करने वाला है उस 1 महीने के अंदर अंदर। तो ये ओपन अटैक होगा, ग्रैंड स्लैम जो होना था वो ओपन अटैक होता पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जब अटैक किया जाता। इसकी भी कोई उनके पास इंटेल नहीं थी। लेकिन 8 अगस्त 1965 को उनके पास में जो एक इन्फॉर्मेशन, पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आई थी उस इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के द्वारा, तो उसमें ये था कि ये लोग लगातार यहाँ पे अपने 2 ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं और कर चुके हैं भारत के ऊपर। जब शास्त्री जी को ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने एक इमरजेंसी कमेटी बुलाई। इमरजेंसी कमेटी में उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाया, बाकी अपने कैबिनेट की एक फुल कैबिनेट मीटिंग जिसको कहते हैं वो बुलाई, और यहाँ पे उन्होंने जनरल चौधरी से ये कहा था कि आपको जो जो स्टेप लेने पड़े पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आप वो लीजिए। और कश्मीर के उस समय उन्होंने जो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे GM सादिक, उनसे शास्त्री जी लगातार संपर्क में रहे। भारतीय आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के बीच में क्लैशेस जो थे, जो लड़ाई थी, वो कई दिनों तक चली। ये सिचुएशन जो थी आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्योंकि इस समय चाइना जो था वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और इसी के साथ में जनरल अयूब जो थे उस समय पे कई बार चाइना उनका जाना हुआ, और चाइनीज़ प्रीमियर का कई बार पाकिस्तान आना इसी बीच में होता था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। शास्त्री जी बहुत ज़्यादा क्लियर थे अपने व्यू पॉइंट पर इस समय। उनका सीधा सीधा कहना था कि भारत अपनी तरफ से UN सिक्योरिटी काउंसिल में कोई अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि ये वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई है। और साथ में उनका एक और चीज़ थी कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, तो हम उसको, अपना जो मैटर है उसको खुद से सॉल्व करेंगे अपनी ओन स्ट्रेंथ में, हम UN के पास में नहीं जाएंगे। और दूसरा उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ है, पाकिस्तान ने इसमें इंटरफेरेंस किया है, जो हमारे कश्मीर में उसने इंटरफेरेंस किया है, और भारत हमेशा से पीस के लिए खड़ा था, तो अब हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। ये शास्त्री जी का स्टैंड था, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड था उनका उस समय। उन्होंने इसी के बाद 12 अगस्त 1965 को एक मीटिंग बुलाई, एक फुल कैबिनेट मीटिंग थी जिसमें सारे बड़े आर्मी के ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, सिविलियन ऑफिसर्स थे, और अपने पूरे कैबिनेट को उन्होंने बुलाया। यहाँ पे इसके बाद में क्या हुआ, शास्त्री जी ने सारे लोगों को ये बताया कि वॉर की ये जो स्थिति अब जो किस तरह से बन रही है, और इसी के साथ उन्होंने देश को अपना भाषण दिया था। देश को उन्होंने एड्रेस करते हुए ये कहा था कि सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कि देश को सारी की सारी सिचुएशन बताई, शुरुआत से रन ऑफ कच्छ से लेके अभी तक ऑपरेशन जिब्राल्टर तक, उसके बाद ग्रैंड स्लैम आगे होने वाला था, तो जिब्राल्टर तक उन्होंने सारी की सारी सिचुएशन अपने देश को बताई। उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी पर भारी पड़ रही है। कश्मीर के भाई और बहनों के लिए उन्होंने कहा कि आप लोगों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है, और उन्होंने साथ में ये कहा कि इस समय देश का हर नागरिक सुप्रीम सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। इस तरह की सिचुएशन पूरे देश में ये है कि हम अपने देश की आर्मी के साथ में खड़े हैं। यही स्पीच जो थी उन्होंने इसको आगे बढ़ाते हुए 2 दिन बाद, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला था, तो 15 अगस्त को भारत के इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने 15 अगस्त 1965 को लाल किले से उन्होंने इस स्पीच में ही आगे बढ़ते हुए ये कहा कि हम पाकिस्तान को अपना 1 इंच भी अपनी टेरिटरी का, अपनी कश्मीर का नहीं लेने देंगे। तो ये एक ऐसा भाषण था जो पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी की तरह था। यहाँ पे जो शास्त्री जी थे उन्होंने 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने, क्योंकि क्या किया था कि पाकिस्तान ने इसी दिन ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, जो उसका नेक्स्ट ऑपरेशन होना था जब पाकिस्तान आर्मी खुद से अटैक करने वाली थी, इसको लॉन्च कर दिया। और ये हुआ था चंब रीजन से, चंब रीजन जो था कश्मीर का, वहाँ से इन्होंने इसको लॉन्च किया बिटवीन वेस्ट पाकिस्तान एंड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। यहाँ से इनका लॉन्च करने का ये उद्देश्य था कि अखनूर ब्रिज पर, अखनूर पर कब्जा करना चाहता था पाकिस्तान इसमें, और साथ ही साथ में जो पंजाब से, ईस्ट पंजाब से जो कश्मीर अटैच है, वहाँ पे जो रूट था पूरा, उसकी पूरी लिंक जो उसकी सप्लाई थी उसको रोकना चाहता था। शास्त्री जी को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया है,
उन्होंने जनरल JN चौधरी से संपर्क किया और चौधरी को ये बताया कि जो भी आप स्टेप लेना चाहते हैं वो बताइए। चौधरी ने बताया कि हम इस समय एयरफोर्स की हमें ज़रूरत है, इमीडिएटली हमें एयरफोर्स हमारी जो है भारत की उसकी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे एयर हमें अटैक करना पड़ेगा। सेम ऐसी सिचुएशन शास्त्री जी को याद आया कि 1962 में भी उभरी थी। 1962 में जब चाइना ने इंडिया के ऊपर अटैक की, जब इंडिया चाइना वॉर चल रहा था, उस समय भी एयरफोर्स की मांग की गई थी कि एयर अटैक कराया जाए, लेकिन उस समय नहीं कराया गया। पर शास्त्री जी ने आज की सिचुएशन को देखते हुए 1965 में डायरेक्टली ये जो एयर मार्शल थे उस समय के अर्जन सिंह, उनसे पूछा कि क्या हमारी एयरफोर्स रेडी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी एयरफोर्स रेडी हो। इसी के बाद में एयरफोर्स को भेजा गया आगे इस वॉर में, और फिर भारत ने पाकिस्तान को किस तरह से धूल चटाई है ये आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड हम करेंगे जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, ऑपरेशन जिब्राल्टर है, और साथ ही साथ में 1965 की जो वॉर थी इसके बारे में पूरा एक अलग से एपिसोड किया जाएगा। उसमें डिटेल में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करने के लिए है। इसके बाद क्या हुआ था कि उसी शाम 10 जनपद पे जो उनका निवास स्थान उस समय हुआ करता था, 10 जनपद और एक मोतीलाल नेहरू प्लेस को मिलाकर जो उनका एक रेजिडेंस बनाया गया था, प्रधानमंत्री के सामने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लेने का पल था। उनके दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री जी के ये चल रहा था कि जो निर्णय वो लेने वाले थे वो देश का, वो इतिहास का, भारत के सबसे बड़ा निर्णय होने वाला था। और वो निर्णय कुछ इस तरह का था कि इंडियन आर्मी लाहौर पर मार्च करेगी, मतलब लाहौर के ऊपर चढ़ाई करना शुरू करेगी। पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया जाएगा और अब हम लाहौर के ऊपर कब्जा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी हदें पार कर दी हैं। इस टाइम तक जब उन्होंने 10 जनपद में अपने घर के अंदर शाम के समय ये सोचा था, तब तक ये एक सीक्रेट था, ये किसी को नहीं पता, सिर्फ उन्हीं को पता था। लेकिन इसके बाद में शास्त्री जी ने 3 सितंबर 1965 को एक गो अहेड दिया अपने पूरे कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद में। उनके सामने जब ये चीज़ें बताई, उसके बाद में आर्मी को गो अहेड दिया एक काउंटर अटैक के लिए। इंटरनेशनल बॉर्डर्स को फर्स्ट टाइम इंडिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार एक इन्वेडर जो है उसकी टेरिटरी में घुस के हमने उसको मारा है, तो यहाँ पे ये पहली बार हो रहा था। और इसी के साथ में 6 तारीख को जनरल चौधरी ने प्रधानमंत्री शास्त्री जी को ये बताया, ये उन्हें संदेश दिया कि भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान चली गई है और वहाँ पे लाहौर की सीमा से कुछ ही दूरी पर है, लाहौर के बाहरी इलाकों तक पहुँच भी गई हैं हमारी कई सारी यूनिट्स। तो ये इस तरह से एक हमारी आर्मी ने उस समय किया था। भारत की जो सेना थी वो लाहौर तक पहुँच चुकी थी। अब यहाँ पे जो उस समय US था, तो अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने घबरा कर अपने नागरिकों को लाहौर से पाकिस्तान से वापस बुलाना शुरू कर दिया और ये कहा कि कुछ समय के लिए सीज़ फायर कर दीजिए। भारत से अपील की थी कि युद्ध विराम लगा दीजिए, और अगर आप युद्ध विराम नहीं लगाएंगे तो आपके लिए हम जो गेहूं दे रहे हैं आपको, हम वो नहीं देंगे। उस समय दरअसल जो भारत था वो जो अमेरिका से भारत PL 480 स्कीम के तहत गेहूँ लेता था। लाल गेहूँ जो था वो खाने के लिए लेता था वहाँ से। राष्ट्रपति जो थे उन्होंने ये कह दिया था अमेरिका के कि भाई हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो। यहाँ शास्त्री जी इससे बहुत ज़्यादा आहत हो गए थे इस स्टेटमेंट से उनके, और इसके बाद उन्होंने कहा था कि आप गेहूं देना बंद कर दीजिए। और इसी के बाद उन्होंने देशवासियों से ये अपील की कि आप एक वक्त का अगर आप भोजन करें तो अमेरिका से जो आने वाला गेहूँ है हम उसकी आपूर्ति कर लेंगे और हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस अपील के पहले देशवासियों से उन्होंने एक चीज़ की थी। उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो उनकी वाइफ थी, जो उनकी पत्नी थी ललिता शास्त्री, उनसे उन्होंने कहा कि क्या आप ऐसा कर सकती हैं कि आज शाम हमारे घर में खाना ना बने, मैं ये देखना चाहता हूँ। मैं कल देशवासियों से भूखे रहने की, एक वक्त भूखे रहने की अपील करने वाला हूँ, और मैं उससे पहले ये देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे बच्चे भूखे रह सकते हैं। तो जब उस दिन उनके यहाँ खाना नहीं बना, जब उनके बच्चे एक शाम भूखे रहे, इसके बाद में अगले दिन उन्होंने देशवासियों से एक वक्त के लिए खाना खाने की अपील की। तो इस तरह के थे शास्त्री जी, जो एक ऐसी सिचुएशन में भी बड़े से बड़े कदम उठा रहे थे जब पाकिस्तान अपनी सारी हदें पार कर रहा था। तो शास्त्री जी के नेतृत्व में और भारतीय फौज के लगातार लड़ते हुए भारत एक पल में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। और यहाँ पे इसके बाद क्या हुआ कि 6 सितंबर 1964 को UN जनरल सेक्रेटरी यू थैंट भारत आते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। इन दोनों देशों की इन्होंने इमीडिएटली विजिट की। यहाँ पे इसमें हुआ क्या था कि यू टेंट जब आए भारत, तो यहाँ पे उन्होंने भारत को प्रपोज किया कि भाई आप सीज़ फायर कर दीजिए, और पाकिस्तान को प्रपोज किया। पाकिस्तान को 3 बार प्रपोज किया सीज़ फायर के लिए, लेकिन तीनों बार अयूब खान ने, पाकिस्तान ने यहाँ पे मना कर दिया। अयूब खान ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद क्या हुआ कि अयूब खान और पाकिस्तान का जो मोरल था वो इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि बीच में चाइना बहुत बार दखल दे रहा था। इसके बारे में आपको डिटेल एपिसोड में बाद में बताएंगे 1965 वॉर के। चाइना बहुत बार बीच में दखल दे रहा था,
जिसकी वजह से पाकिस्तान के हौसले बुलंद हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे दोनों जो सुपर पावर्स थे, यूएस और सोवियत यूनियन, दोनों ने ही चाइना को एक तरह से वार्निंग दे दी थी कि आपको इन दोनों देशों के इन्वॉल्वमेंट में, इनके बीच में इंटरफेरेंस करना बिल्कुल नहीं चाहिए। और इसी के साथ चाइना पीछे हटा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दोनों देशों को प्रपोज किया कि रिजोल्यूशन एक दिया कि भाई सीज फायर कर दीजिए। भारत के लिए एक तरह से, और विशेषकर शास्त्री जी के लिए, ये एक राजनीतिक जीत थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की एक भी शर्त स्वीकार नहीं की गई थी। पाकिस्तान जो भी वैश्विक पटल पर बोल रहा था, पाकिस्तान इस बीच लगातार ये कह रहा था कि भारत ने हम पर आक्रमण किया है, हमने भारत पर आक्रमण नहीं किया है। पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत ने अपनी जो सीमा है उसको लांगा है, हमने नहीं लांगा है। और साथ ही साथ में भारत के अंदर सीज फायर करता जा रहा था, उसकी आर्मी जो थी वो सीज फायर कर रही थी। तो इस तरह से टू फेस जो अपना एक अटैक था वो पाकिस्तान यहाँ पे कर रहा था। लेकिन यहाँ पे यूएन ने बाद में सामने आके पाकिस्तान के ऊपर ये कहा कि भाई आपको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और आपको यहाँ पे सीज फायर करना चाहिए, भारत को सीज फायर करना चाहिए। इसी के साथ में क्या था कि भारत को जो प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान आरोपी बता रहा था, ये बता रहा था कि आक्रामक जो अटैक है वो भारत ने किया है, इसमें पाकिस्तान विफल हो गया। दोनों महाशक्तियाँ जो सोवियत यूनियन और यूएस था, उन दोनों ने पाकिस्तान के ऊपर एक तरह से उसके अगेंस्ट में अपना रुख अपनाया, क्योंकि चाइना उसको सपोर्ट कर रहा पाकिस्तान को, तो चाइना को वार्न कर दिया दोनों सुपर पावर्स ने। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से इंडिया के अनुकूल थी, इस तरह से इंडिया के पक्ष में थी कि शास्त्री जी ने सीज फायर को स्वीकार कर लिया। ये वो पल था जब शास्त्री जी के लिए उनकी पार्टी के लीडर्स, अपोजिशन के लीडर्स, विजय लक्ष्मी पंडित जो पहले शास्त्री जी का जो टेन्योर था उसकी एक तरह से उनके ऊपर तंज कसा करती थी, ये सारे लीडर शास्त्री जी के पक्ष में हो गए थे। इन सभी के जो व्यू पॉइंट थे वो शास्त्री जी के लिए बदल चुके थे। युद्ध यहाँ पे समाप्त हो चुका था। शास्त्री जी के शब्दों में कहा जाए तो एक जागृत भारत का उदय यहाँ पे हुआ था। पाकिस्तान हार चुका था, चाइना का खतरा खत्म हो चुका था, और रूस और अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूएस, दोनों की भारत से जो मित्रता थी वो बढ़ने लगी थी। शास्त्री जी ने आर्मी चीफ को ये संदेश फिर से दे दिया था कि अगर इस बार फिर से पाकिस्तान कोई उल्लंघन करता है, सीज फायर करता है, तो यहाँ पे आपको खुली छूट है, आपको यहाँ पे जवाबी कार्रवाई भारतीय सेना को करनी चाहिए। भारतीय एकता और जो एक यूनिटी भारत में बनी थी इस वॉर के दौरान, उसको जिंदा रखने के लिए शास्त्री जी ने दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ, अलग अलग जगह पे रैलियां करना शुरू की, सभाएं करना शुरू की। ऐसा ही उन्होंने रामलीला मैदान में दिल्ली में किया था। जब एक बहुत बड़ी सभा को उन्होंने जब भाषण दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा था, जब तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा जो रामलीला मैदान था वो गूंज रहा था, उन्होंने कहा था कि सदर अय्यूब ने उनसे कहा था कि वो दिल्ली तक चहलकदमी करते हुए आएंगे। तो वो एक इतने बड़े आदमी हैं, लहीम शहीम है, मैंने सोचा कि उन्हें दिल्ली तक आने की तकलीफ, दिल्ली तक चलने की तकलीफ क्यों दी जाए, हम खुद ही लाहौर की तरफ उनका इस्तकबाल करेंगे। तो ये चीज़ शास्त्री जी ने यहाँ से पूरे देश के सामने कही थी। उसके उन्होंने उस सभा में, रामलीला मैदान में, सेना के जितने भी हमारे वीर थे उनकी गाथाएं सुनाई। जो लोग अस्पताल में हमारे सैनिक थे उनसे मिलने गए थे, उस समय के किस्से बताए। तो ये सारी चीज़ें वो देश को यहाँ पे बता रहे थे। लेकिन इस बीच में सीमा पर एक बार फिर से स्थिति बिगड़ने लगी। पाकिस्तान ने फिर से अपना जो रुख था, जो रवैया था, वो फिर से अपना वही वाला रवैया इख्तियार किया और वहाँ पे फिर से गोलीबारी शुरू हो गई। जब फिर से एक बार मुठभेड़ शुरू हुई तो 7 अक्टूबर को शास्त्री जी ने अपने कैबिनेट से ये कहा कि भारत पाकिस्तान की सीमा की स्थिति फिर से खतरनाक हो रही है और ये जो पाकिस्तान को लगातार हथियार दिए जा रहे हैं दूसरे देशों के द्वारा, इसको रोकना होगा। इसी के लिए उन्होंने 7 अक्टूबर को एक लेटर लिखा यूएस के प्रेसिडेंट को, जॉनसन को। उस लेटर में उन्होंने सबसे पहले तो जॉनसन का एक ऑपरेशन होने वाला था, तो उसके लिए कहा कि आपका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में उन्होंने मिलने की इच्छा व्यक्त की, ये कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब ये बात सामने आई तो वहाँ से रिप्लाई ये आया था कि फरवरी 1966 में शास्त्री जी वॉशिंगटन जाएंगे और वहाँ पे जाके मेन उद्देश्य जो होगा यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने का, जॉनसन से, वो यही होगा कि पाकिस्तान को जो सैन्य सहायता मिल रही है इसके बारे में ये लोग बात करेंगे। यूएस के साथ भारत उस समय बात करने वाला था इस चीज़ पर कि पाकिस्तान को कौन से मुल्क ऐसे हैं जो कि वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं, सैन्य सहायता दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे होने वाली थी। इसी बीच में भारत में शास्त्री जी ने क्या किया था कि क्योंकि डिफेंस के अलावा, फौज के अलावा, सीमा के बॉर्डर के अलावा हमारे पास फूड की जो शॉर्टेज थी वो एक बड़ी समस्या थी, तो शास्त्री जी ने पूरे नेशन से अपील की थी नेशनल रेडियो नेटवर्क पर
ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन पर 10 अक्टूबर को 1965 उन्होंने अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान जो हैं वो प्रोड्यूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाए। और इसी के साथ उन्होंने जो वो नारा था जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, उनके तमाम कामों को जाना जाता है, जय जवान जय किसान, ये नारा शास्त्री जी ने उसी दिन दिया था, उसी रेडियो स्टेशन से, नेशनल रेडियो नेटवर्क से। शास्त्री जी ने इसके बाद कई सारे दौरे किए अलग अलग जगह पे, सेनाओं के साथ में जाके मिले, सेना के जो उनका मनोबल बढ़ाया, जो सियालकोट सेक्टर में जहाँ पे पहले वॉर के टाइम पे भारत की फौज ने उसको कैप्चर भी कर लिया था, वहाँ से लाहौर की साइड, वहाँ पे भी जाके लोगों को बताया, अपने सैनिकों को बताया कि आपको सतर्क रहना है हरदम पाकिस्तान से। इसी के साथ में क्या हुआ कि सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसने भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो वहाँ पे गए थे, सरदार स्वर्ण सिंह और पाकिस्तान से आए हुए थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो वहाँ के, जिसने ये पूरा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और ऑपरेशन जिब्राल्टर करवाया था, तो ये लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार भारत के रिप्रेजेंटेटिव और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बहसबाजी होती थी, और ये ऐसा पहली बार हुआ था कि जब भारत के रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो यूएन सिक्योरिटी मीटिंग से उठकर चले गए थे, वॉकआउट कर गए थे। क्यों? क्योंककि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहुत ही अपमानजनक कुछ बातें कह दी थी, कुछ गलत रिमार्क्स दे दिए थे भारत के बारे में। तो ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। 23 सितंबर 1965 में शास्त्री जी ने पार्लियामेंट में ये कहा कि मैं सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि 18 सितंबर 1965 को मुझे यूएसएसआर के जो अध्यक्ष हैं कोसिजन, उन्होंने, उनका एक संदेश मिला है और वो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो बेहतर हो। अब यूएसएसआर भी ये चाहता था कि भारत पाकिस्तान की जो इतनी जो लड़ाई चल रही है वो सुधर जाए, उसका वो ख़त्म हो, और इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्होंने इसके लिए पेशकश की है। लेकिन जब ये चीज़ हुई, इसी के बीच में एक और चीज़ होती है कि चाइना ने यहाँ से सिक्किम तिब्बत बॉर्डर पर हमला कर दिया। इसमें हमारे 2 सैनिक जो थे वो शहीद हो गए। जब ये हुआ तो जो मामला था वो और ज़्यादा गर्मा गया। शास्त्री जी के सामने एक और बड़ा क्वेश्चन जो खड़ा हो गया कि अगर चाइना और पाकिस्तान एक साथ आके इस समय 65 में भारत पर हमला कर देते तो सिचुएशन और ज़्यादा गंभीर हो सकती थी। और इसी के चलते 23 नवंबर का वो दिन था जब शास्त्री जी ने राज्यसभा में ये कहते हुए, ये बताते हुए ये अपना स्टेटमेंट जारी किया कि सोवियत ने, जो यूएसएसआर ने मुझे इन्विटेशन दिया है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मैं अयूब से ताशकंद में मिलने जा रहा हूँ। मैं अयूब खान से, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट से, ताशकंद में मिलूंगा। इसी के साथ उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के ऊपर कुछ भी नेगोशिएट नहीं करेंगे यूएसएसआर में। ये भी उन्होंने यहाँ से साफ कर दिया था। ताशकंद के ऊपर, ताशकंद की उस मीटिंग के ऊपर, उस पूरे जो शास्त्री जी वहाँ पे गए थे उसके ऊपर एक अलग से पूरा एपिसोड बनाया जाएगा, उसमें डिटेल में बात की जाएगी। तो यहाँ पे आपको बता दें कि पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर के ऊपर हम कोई भी नेगोशिएशन नहीं करेंगे, ये शास्त्री जी कह के गए थे यहाँ से ताशकंद। अब ताशकंद कॉन्फ्रेंस का जो स्टेज था वो पूरा बन चुका था। 2 हफ्ते पहले शास्त्री जी ने पूरे देश में भ्रमण करना शुरू किया। उन्होंने अलग अलग जगह पे सभाएं ली, लोगों को एड्रेस करना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि हम पीस के लिए हमेशा काम करने के लिए राज़ी हैं, हम हमेशा शांति के लिए काम करेंगे। इलाहाबाद में उन्होंने 18 दिसंबर को एक मीटिंग में ये कहा था, एक सभा में ये कहा था कि ताशकंद में जा रहा हूँ और ताशकंद में अगर जो बात है अयूब के साथ, जो पाकिस्तान के साथ बात होनी है, अगर वो फेल हो जाती है वो बातचीत, तो देश को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये वो कह चुके थे। और उन्होंने ये कहा था कि अगर ये बातचीत सफल हो जाती है, सक्सीड हो जाती है, तो उनसे ज़्यादा दुनिया भर में पूरा खुश इंसान कोई नहीं होगा, उनका ये भी कहना था। 3 जनवरी 1966 की बात है। 3 जनवरी 1966 भारत के एयर इंडिया बोइंग से ताशकंद के लिए दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से शास्त्री जी यहाँ से रवाना होते हैं। उनसे उस दिन बहुत से लोग उस एयरपोर्ट पर मिलने पहुँचे थे। और इसके बाद में ये शास्त्री जी जो थे, उनकी वाइफ वहाँ पे थी, अलग अलग जो हमारे सैन्य अधिकारी हैं, जो हमारे सिविलियन ऑफिसर्स हैं, वो सब इनसे मिलने पहुँचे थे। और ये वो दिन था जब शास्त्री जी भारत से ताशकंद के लिए रवाना हो जाते हैं। शास्त्री जी ताशकंद पहुँचे। यूएसएसआर के जो अध्यक्ष थे कोसिजन, वो उन्हें रिसीव करने पहुँचते हैं। शास्त्री जी और अयूब से एक ही दिन पर मुलाकात की गई। इसके बाद मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ, कई बार डिसएग्रीमेंट्स हुए और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट पर साइन होता है। फाइनली कई सारी मीटिंग्स के बाद में एग्रीमेंट पर साइन होता है। एग्रीमेंट में ये था कि प्राइम मिनिस्टर और जो भारत के हैं और प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के हैं, वो लोग ये यूएन चार्टर के तहत दोनों देश अच्छे नेबर की तरह रहेंगे और बिल्कुल पीस के साथ में रहेंगे, इस पर
दोनों देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो प्रेसिडेंट हैं वो एग्री करते हैं। एक पहला ये था और दूसरा ये था कि 25 फरवरी 1966 तक दोनों देश अपनी अपनी जो फौज है उनको वापस उसी स्थिति में ले जाएंगे जो वो 5 अगस्त 1965 पे थी। तो मतलब अपनी फोर्सेस को भी विड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद में शास्त्री जी ने प्रेस वालों से बातचीत की, प्रेस के जो भारत के प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत की और कोसिजन से बातचीत की। और इसके बाद वो अगला जो कोसिजन का समारोह रात को होने वाला था, स्वागत समारोह, तो उसमें शामिल होने के लिए पहले अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। 8 बजे करीबन ये उसके बाद रिसेप्शन पे पहुंचते हैं। उसके बाद कोसिजन ने दोबारा उनका स्वागत किया। इस बार सब लोग गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। अय्यूब भी वहाँ पे मौजूद थे। अय्यूब से मुलाकात हुई और अय्यूब से यहाँ से जब ये कार्यक्रम खत्म हुआ तो 9:45 के आसपास रात के शास्त्री जी ने निकलते हुए अय्यूब से कहा कि खुदा हाफिज़। अय्यूब ने कहा खुदा हाफिज़। शास्त्री जी ने कहा कि अच्छा ही हो गया। तो अय्यूब ने कहा कि खुदा अच्छा ही करेगा। और इसके बाद शास्त्री जी कई लोगों से हाथ मिलाते हुए, कोसिजन से मिलते हुए अपनी कार की तरफ बढ़े और वहाँ से उस वेन्यू से निकल गए। बताते हैं रोड पर लोग शास्त्री शास्त्री करके नारे लगा रहे थे और शास्त्री जी अपना हाथ हिला के लोगों का वो उनसे बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ अपना हाथ हिला रहे थे। इसी के बाद शास्त्री जी को उस रात जब वो अपने रूम में गए तो यहाँ पे उस रात में उनका एक आखिरी फ़ोटो भी है जो वायरल होता है। शास्त्री जी को इस रात हार्ट अटैक आता है और ये बताते हैं कि ये बहुत ही मिस्टीरियसली हुआ था, क्योंकि ताशकंद में शास्त्री जी की मौत आज भी रहस्य बनी हुई है। इस तरह की बातें सामने आती हैं। शास्त्री जी को रात में अचानक से हार्ट अटैक आता है और अगले दिन जो डॉक्टर्स थे, यूएसएसआर के जो डॉक्टर्स थे, जिसमें प्रोफेसर यूए जो एरिपोव थे, उन्होंने ये बताया कि शास्त्री जी को एक्यूट जो अटैक है वो सडनली आया है, इनफैक्ट मियोकार्डा। और इसी के साथ शास्त्री जी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, शास्त्री जी का निधन हो जाता है। इसके बाद हुआ क्या कि सभी लोगों को ये लगा कि क्योंकि 1959 में और 1964 में 2 हार्ट अटैक पहले से शास्त्री जी को आ चुके थे, तो ये हो सकता है कि उन्हें एक और तीसरा अटैक आया हो जिसकी वजह से उनका निधन हुआ है। लेकिन इसके बाद कई लोगों ने ये बताया कि उनकी बॉडी पर कई मार्क्स मिले थे जब उनकी बॉडी भारत आई थी, और फिर उनकी फैमिली ने भी आरोप लगाए थे कि उनका मर्डर किया गया। ये सारी चीज़ें आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। इसके बाद वहाँ से यूएसएसआर से जब वहाँ पे कोसिजन जो थे, उन्होंने यूएसएसआर के कई सारे जो मिनिस्टर्स थे, अय्यूब थे, इन लोगों ने शास्त्री जी के जो कैस्केट जिसमें उनकी बॉडी रख के लाई जा रही थी वहाँ पे उसे कंधा दिया। जो एक अय्यूब जो शास्त्री जी को एक तरह से कहा जाए कि उनकी बेइज्जती कर रहे थे शुरुआत में, उसके बाद में उनके इस तरह का नज़रिया हो गया था शास्त्री जी के खिलाफ, शास्त्री जी के लिए, कि वो उनकी डेड बॉडी को उसको कंधा दे रहे थे। शास्त्री जी की डेड बॉडी यहाँ पे जो 11 जनवरी को दोपहर के 2:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरती है सोवियत के एयरलाइनर से। वहाँ पे जब ये डेड बॉडी उनकी उतरती है, सब जगह लाल बहादुर शास्त्री की जय हो, लाल बहादुर जी की जय हो, इस तरह के नारे थे। उनकी जो वाइफ थी ललिता शास्त्री, उनके सामने कोसिजन ने, अय्यूब ने नतमस्तक होके एकदम उनको प्रणाम किया। उसी के साथ यहाँ पे ये बताया जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री के पार्थिव शरीर को देखते हुए अय्यूब ने ये कहा था कि यहाँ पे ये जो आदमी लेटे हुए हैं ये वो हैं जो भारत और पाकिस्तान को एक साथ ला सकते थे। अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है और इसके साथ ही राजघाट के पास में जो महात्मा गांधी का एक तरह से जहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि है, जवाहरलाल नेहरू को जहाँ पे क्रेमेट किया गया था, जहाँ पे उनकी समाधि है, वहीं पे विजय घाट के पास, विजय घाट पे लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार होता है और सब जगह लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, इस तरह के नारे गूंज रहे थे। और इस तरह से भारत ने अपने दूसरे प्रधानमंत्री को अलविदा कहा। तो शास्त्री जी की डेथ के साथ ही यहाँ पे एक और स्थिति एक बार फिर से क्रिएट हो गई थी देश के अंदर कि जब पीएम की जो कुर्सी थी वो वेकेंट हो चुकी थी, वो खाली थी। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री के बारे में आपको अगले एपिसोड में बताया जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाके बताइएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। आपकी बहुत दिनों से फरमाइशें आ रही थी कि इस एपिसोड को लाया जाए, थोड़ी सी देरी हुई लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहुत लंबी रिसर्च करके आपके लिए एपिसोड पूरा निकाला है। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके सारे कोर्सेज ज़रूर देखिएगा जो स्टडी IQ आपको प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल एजुकेशन के लिए, अफोर्डेबल क्वालिटी स्टडी मटेरियल के, UPSC CSC के। तो और वहाँ पे जाके आपको कोड लगाना है VJ Live, ये भी ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आप अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।